हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सामयिक विमर्श के इस टॉपिक में आज संसदीय विशेषाधिकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का विषय केवल आज के समय में ही चर्चा में नहीं है, बल्कि हमेशा चर्चा में रहता है। इसलिए प्री के लिए और मेन एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए इस टॉपिक पर प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मेन में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यह विषय हमेशा चर्चा के केंद्र में रहता है। क्योंकि संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के लक्षण हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। हम लोग चर्चा शुरू करें संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के संदर्भ में या संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में सारी चर्चा हम लोग शुरू करें, उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट से शुरुआत करना चाहता हूँ। जब लोकसभा की बैठकों की शुरुआत हुई स्वतंत्रता के बाद, जब लोकसभा का गठन हुआ और लोकसभा की बैठकों की शुरुआत हुई, तो लोकसभा के एक सदस्य ने कहा, वो बड़ा प्रासंगिक सा स्टेटमेंट है, बड़ा उपयोगी सा स्टेटमेंट है। आज के समय में भी हमें तो लगा था कि धीरे धीरे इसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो व्यावहारिक उदाहरण हैं वे ये कहते हैं कि इस कथन की उपयोगिता फ़िलहाल बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्दी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। हाँ, लोगों का दृष्टिकोण बदले, लोगों की राय बदले, एक आमूलचूल परिवर्तन देश में आवे तो ज़रूर बदल सकता है। मैं उस स्टेटमेंट से शुरुआत करना चाहता हूँ अपने इस पूरे डिस्कशन की। लोकसभा की जब शुरुआत हुई तो लोकसभा की शुरुआत में लोकसभा के एक सदस्य ने कहा, मैं नाम मिस कर रहा हूँ इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि महाराजा मर गए। लोकसभा के एक सदस्य ने लोकसभा में कहा कि महाराजा मर गए, नए महाराजा चिरायु हों। इस स्टेटमेंट को बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से समझिएगा। उन्होंने कहा कि महाराजा मर गए, नए महाराजा चिरायु हों, नए महाराजा चिरायु हों। उनके कहने का आशय ये था, उनका जो भाव ये था कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई जीती और हमने देश को आज़ाद कराया, लेकिन यह आज़ादी केवल अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि यह आज़ादी सामंती प्रथा, जागीरदारी, जमींदारी, जो राजशाही थी, उसके विरुद्ध भी थी, उसके विरुद्ध भी थी। लेकिन शायद ये प्रथाएं लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी हैं और इन व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र में नए स्वरूप में अपने आप को जीवित कर लिया है। इसीलिए उन्होंने कहा महाराजा मर गए, यानी जो पुरानी जागीरदारी, जमींदारी, राजशाही व्यवस्था थी वो मर गए, वो खत्म हो गई वो व्यवस्था। नए महाराजा चिरायु हों, यानी जो नई व्यवस्था बन रही है संसद के नाम पर, संसद सदस्यों के नाम पर, यह नई व्यवस्था है, ये नए महाराजा हैं। ये वही राजशाही है जो अंग्रेजों के पहले की थी, लेकिन अब राजशाही ने लोकतांत्रिक आवरण पहन लिया है, लोकतांत्रिक चोला बदल लिया। चोला बदल गया, लेकिन चरित्र में जो बदलाव आना चाहिए था, चरित्र में वह बदलाव पूरी तरीके से नहीं लाया जा सका। यह कथन सभी संसदों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता। कुछ सांसद बहुत अच्छे हैं, कुछ सांसद जनता के हित के प्रति और राष्ट्र के हितों के प्रति संवेदनशील भी हैं, लेकिन अधिकांश सांसदों पर यह कथन सही साबित होता है। आज भी देश में, मैं आपको बहुत सारे डेटा दूंगा, उन डेटा के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि किस तरीके से संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हुआ है और किस तरीके से संसदीय विशेषाधिकारों की आड़ में इस देश में लोकतंत्र के नाम पर खिलवाड़ चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे निजी अनुभव हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी निजी शिकायतें आती रहती हैं, लोग सलाह लेते रहते हैं कानूनी मामलों में, संवैधानिक मामलों में, बहुत सारे। तो मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आते रहते हैं, बहुत सारे निजी डेटा हैं मेरे पास। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं केवल एक छोटी छोटी सी बात शेयर करूंगा कि इस देश में ऐसे बहुत सारे सांसद हैं और राज्यों में ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने अपनी समानांतर गुंडागर्दी इस देश में चला रखी है। चाहे वो सरकारी योजनाओं का बंटवारा हो, जैसे सरकार राशन कार्ड बांटती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो राशन अनाज तो मिलता ही था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में सरकार को लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ज़मीनी धरातल पर बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? मेरे पास इसके आंकड़े हैं, प्रत्यक्ष आंकड़े हैं, सही सबूत है मेरे पास, इस बात का साक्ष्य है मेरे पास, इसलिए मैं उस साक्ष्य के आधार पर ये आंकड़े दे रहा हूँ। नाम नहीं लेना चाहता उन सांसदों का,
लेकिन कई ऐसे सांसदीय क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार की राशन की दुकानों पर, कोटे की दुकानों पर सांसदों विधायकों का अवैध कब्जा है। उन्हीं के आदमियों ने ये दुकानें ले रखी हैं और 5 किलो अनाज के बजाय पर पर्सन 4 किलो अनाज दिया जाता है। उस 4 किलो में भी घटतौली की जाती है और अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको मारा पीटा जाता है। जब मेरे पास ऐसी शिकायतें आई तो मैंने जिलाधिकारी के पास जाने के लिए मैंने कहा, सजेशन दिया, लेकिन चूंकि जिस बच्चे ने मुझसे शिकायत की उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि सब गुंडे हैं ज़्यादातर सांसद और विधायक। तो मैंने कहा कि भाई अपना जीवन बचा करके जाना, अपनी ज़िंदगी को सेफ करके शिकायत करना। हालांकि उसने जिलाधिकारी से शिकायत की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, उस शिकायत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उस शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जिलाधिकारी ने, पुलिस अधीक्षक ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि सांसद गुंडा है, गुंडागर्दी समानांतर रूप से चलती है, विधायक गुंडा है, गुंडागर्दी समानांतर रूप से चलती है। इसलिए कोटेदारी में ये घटतौली और कोटेदारी में ये घटिया तरीके से 1 किलो अनाज, गरीबों का अनाज मार करके व्यवस्था चल रही है। क्यों मैं इसे जमींदारी न कहूँ, क्यों मैं इसे सामंती व्यवस्था न कहूँ जो अंग्रेजों के ज़माने में जिंदा थी। इसीलिए जो लोकसभा के सदस्य ने जो बात कही थी कि महाराजा मर गए लेकिन नए महाराजा चिरायु हों, ये बात आज के दौर पर पूरी तरीके से सही उतरती है। फिलहाल मैं बहुत सारे उदाहरण नहीं दूंगा, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया जहां गरीबों के पेट में भोजन जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके पास भोजन की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, लेकिन इस देश के ये लालची किस्म के सांसद, भ्रष्ट सांसद, इन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं पर भी अपनी भ्रष्टाचार का और अपनी संकीर्ण और कुटिल मानसिकता का कुठाराघात कर रखा है। फिलहाल दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता जिस तरीके से मैं आपको अभिव्यक्ति दे रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इस सिस्टम को समझना भी आपके लिए जरूरी है एग्जाम में अभिव्यक्ति देने से पहले, क्योंकि एग्जाम में हम लिखते हैं तो एग्जाम में हम थोड़ा सा शब्दों को बहुत मर्यादित तौर पर प्रकट करते हैं। हालांकि लिखते हैं कि भ्रष्टाचार है, लिखते हैं कि अपराधीकरण है, क्योंकि एन वोहरा ने तो स्पष्ट रूप से कह रखा है कि नेता, अपराधी और अधिकारी तीनों के बीच भ्रष्ट गठजोड़ है। मीडिया और न्यायाधीश भी उसमें शामिल है, उस भ्रष्ट गठजोड़ में। तो ये सब डेटा है, हमारे पास फैक्ट है, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके की बात मुखर तरीके से कहने की प्रवृत्ति नहीं है इस समाज में। जो मुखर तरीके से कहता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं कि सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि सिस्टम में तो करप्शन है, यू शुड इन्वॉल्व इन करप्शन। सिस्टम में तो क्रिमिनलाइजेशन है, यू शुड सपोर्ट क्रिमिनलाइजेशन। इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग, देन यू शुड बी केप्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये जो सिस्टम की ये जो व्यवस्था है कि आपको सिस्टम से दूर रखा जाएगा, आपको सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा, ये जो एक प्रवृत्ति विकसित हुई है, ये बेहद चिंता की बात है। फिलहाल हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं, तो इन तथ्यों के साथ चर्चा की शुरुआत करना बेहद जरूरी था, जिससे ये समझ सकें कि वास्तव में जो संसद और जो विधानसभाएं हमारे देश में बनी हैं, काम कर रही हैं, उनका स्वरूप क्या है। इसीलिए मैंने उस कथन का सहारा लिया। बाकी आज की जो वर्तमान संसद चल रही है इस समय, मानसून सत्र चल रहा है, 19 जुलाई से शुरू हुआ है, 19 जुलाई 2021 से मानसून सत्र शुरू हुआ है, 13 अगस्त तक चलना है, 13 अगस्त तक चलना है। और इस मानसून सत्र की दशा क्या है ये भी जानिए, और इसके पहले जो सत्र चलते हैं उनकी दशा क्या है ये भी जानिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र में 17% से कम काम हुआ है, 17% से कम काम हुआ है, अर्थात 83% से ज्यादा 83% से ज्यादा समय की बर्बादी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, बहुत सारी लोकसभा में बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। 2015 में लोकसभा ने 122% अपने समय का उपयोग किया था, यानी 100% से भी ज्यादा समय का उपयोग किया था। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल विरले हैं, ऐसे एग्जाम्पल रेयर हैं, रेयरेस्ट हैं, मैं कहूँगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे एग्जाम्पल रेयरेस्ट हैं। लेकिन जो जनरल एग्जाम्पल हैं वो यही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा अपने समय का सही सदुपयोग नहीं करती। 17% से कम समय का सदुपयोग हुआ है, 83% से ज़्यादा समय की अभी बर्बादी हुई है। हालांकि कुछ दिन अभी और बचे हैं, फिलहाल कोई काम नहीं होना है। जो प्रोजेक्शन है वो साफ नजर आता है, साफ नजर आता है। 133 करोड़ रुपए संसद ने बर्बाद कर रखे हैं अब तक
बैठकों में। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च 2.70 लाख आता है, पर मिनट है ये। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च, जो आंकड़े हैं मैं उन आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, एडीआर के आंकड़े, बिजनेस स्टैंडर्ड के आंकड़े, इकोनॉमिक सर्वे, तमाम जो भी लोग अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक आधार पर सर्वे करते हैं। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च, जो पुराना आंकड़ा था वो 2.50 का है, तो आपको 2.50 लाख पर मिनट भी मिलेगा। लेकिन अब महंगाई भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, तो उस आधार पर खर्च भी तो बढ़ जाएगा। तो पुराने आंकड़े थे, 2 साल पुराने 2018 का आंकड़ा, जिसमें 2.50 लाख पर मिनट संसद की कार्यवाही पर खर्च होता था। 2.70 लाख प्रति मिनट अब संसद की कार्यवाही पर खर्च होता है, 1 मिनट पर खर्च होता है। और इस तरीके से एक दिन में करोड़ों रुपए संसद की कार्यवाही पर खर्च हो रहे हैं। अगर वे अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे पैसों की बर्बादी, ये टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जनता तो टैक्स देती नहीं, ज़्यादातर टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, वे ही चिंता करते हैं। बाकी जो एक बड़ा जनमानस है जो टैक्स नहीं देता, वो कहता है हमने तो दिया नहीं, मेरे सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। ये जो एक मानसिकता बनी हुई है, ये बेहद खतरनाक है, बेहद चिंताजनक है, और उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पूरी व्यवस्था को नष्ट करने वाली है। इसलिए सबको चेतना प्रदर्शित करनी होगी। एनीवे, मैं डिस्कशन को आगे आंकड़ों के आधार पर बढ़ाता हूं। 2.70 लाख पर मिनट संसद की कार्यवाही पर खर्च हो रहा है। 2018 के आंकड़ों के आधार पर, जो 2018 के आंकड़े हैं, इसमें 1.98 बिलियन रूपी, 1.98 बिलियन रूपी पर ईयर, एक साल में हमारे सांसदों ने बर्बाद किया, वेस्ट किया। बर्बादी के आंकड़े सुनिए पहले, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। 1.98 बिलियन रूपी एक साल में संसद की कार्यवाही के नाम पर वेस्ट किया गया, बर्बाद किया गया, खराब किया गया, क्योंकि संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चलाई जाती। संसद की कार्यवाही में जानबूझकर व्यवधान डाले जाते हैं। संसद की कार्यवाही में राजनैतिक हितों को प्रमुखता दी जाती है। संसद की कार्यवाही में राजनैतिक संकीर्णता को प्रमुखता दी जाती है। संसद की कार्यवाही में लोकहित और राष्ट्रीय हित उपेक्षित रहे हैं। विगत वर्षों में यही ट्रेंड चल पड़ा है और यही ट्रेंड आज भी कंटिन्यू है। और संसद की कार्यवाही में राष्ट्रहित और लोकहित का केवल दिखावा होता है। बाकी सारी की सारी जो भूमिका है, सारी की सारी चर्चा है, वो केवल राजनीतिक संकीर्णताओं के आधार पर केंद्रित होती है। दल कोई भी हो, कोई भी दल इसका एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी दल इसका एक्सेप्शन नहीं है। राजनेता हो सकते हैं चंद इकाई में राजनेता इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, अन्यथा कोई भी दल इसका एक्सेप्शन नहीं है। पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। और इस तरीके से मैं इसे सुनियोजित साजिश कहूं या इसे आकस्मिक घटना कहूं, मुझे तो लगता है कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। इस देश की संसद को सुनियोजित तरीके से चलने नहीं देना है। यह राजनेताओं की संकीर्णता और राजनेताओं की कुटिलता, इसे संकीर्णता भी ना कहें, यह वास्तव में कुटिलता है, क्योंकि देश का ही पैसा देश के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्हें संसद में चर्चा करने की आज़ादी दी गई है। हाँ, बिल्कुल बात सच है कि उन्हें संसद में चर्चा करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन समय बर्बाद करने की नहीं, पैसा बर्बाद करने की आज़ादी नहीं दी गई। और लोकतंत्र के नाम पर विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोकतंत्र के नाम पर गालियां देने की आज़ादी नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर पर्चे फाड़ने की आज़ादी नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर संसद की कार्यवाही में विघ्न डालने की आज़ादी नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर केवल विचारों को सुनने और विचारों को कहने की आज़ादी है। अगर लोकतंत्र के नाम पर विचारों को कहने और सुनने के अलावा किसी आज़ादी का प्रयोग लोकसभा या राज्यसभा में हो रहा है और इस पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, तो यह लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करने वाली व्यवस्था है। यह लोकतांत्रिक मर्यादा को नष्ट करने वाली व्यवस्था है और इस पर कठोरता से नियंत्रण किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये ऐसी लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने वाली व्यवस्थाएं निरंतर जारी हैं
और जिन नायकों के हाथों में हमने ऐसी व्यवस्था को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दे रखी है, जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के रूप में जाने जाते हैं, वो अकर्मण्य, निसहाय बैठे रहते हैं और इस प्रकार का तांडव सदन में चलने देते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इन व्यवस्थाओं को हमें कठोरता से सोचना होगा, इन व्यवस्थाओं की हमें कठोरता से आलोचना करनी होगी, संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करके लोकसभा की कार्यवाही को इस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध संचालित नहीं किया जा सकता। अगर संसदीय विशेषाधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है तो इससे बेहतर है कि इस देश से संसदीय विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाएं। वैसे समाप्त करना किसी चीज का विकल्प नहीं होता, सुधार विकल्प होता है, समाधान विकल्प होता है। लेकिन अगर सुधार और समाधान विकल्प नहीं है तो समाप्ति ही अंतिम विकल्प होगा। फिलहाल हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों के इन सारे रूपों की चर्चा करने यहाँ पर जा रहे हैं कि संसदीय विशेषाधिकार हैं क्या, जिनके नाम पर इस तरीके से प्रतिदिन करोड़ों रुपए के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी अगर ऑफिस से 10 मिनट के लिए बाहर चला जाए और आप ऑफिस में गए हैं काम करने के लिए, तो आप उसके ऊपर नियमों और कानूनों की झड़ी लगा देते हैं कि आपका समय वेस्ट हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं और तुम 10 मिनट के लिए बाहर चले गए। लेकिन ये सांसद पूरे दिन भर बैठ करके संसद में 1 घंटे भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारी बुद्धिहीनता है, यह लोकतंत्र की जनता की अजागरूकता है कि हम ऐसे सांसदों से कोई प्रश्न नहीं पूछते कि हमने तुम्हें लोकतंत्र में चर्चा करने के लिए भेजा है, तांडव करने के लिए नहीं। हमने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भेजा है, हमने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को विनाश करने के लिए तुम्हें संसद में चुनकर नहीं भेजा है। लेकिन ये प्रश्न उठाएगा तो कौन उठाएगा? इस देश के बुद्धिजीवी उठाएंगे, मीडिया उठाएंगे, हम और आप उठाएंगे। सबके विचारों को पछुआई मार गई है, सबके विचारों को पछुआई मार गई है। सबके अपने राजनीतिक हित हैं, सबके अपने संकीर्ण हित हैं, बुद्धिजीवियों के अपने अपने राजनीतिक हित हैं। जब उनके राजनीतिक हितों पर कुठाराघात होता है तो वे प्रकाश करने लगते हैं, तब वो बोलने लगते हैं। प्रकाश तो नहीं करते, बोलने लगते हैं, विचार प्रकट करने लगते हैं। जब तक उनके राजनीतिक हित अपने अपने पूरे होते रहते हैं, वे कुएं की मेढक की तरीके से कुएं में समाये रहते हैं। तो ऐसी दशा में जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस देश का, उस बुद्धिजीवी वर्ग को इस दिशा में चिंतन करना होगा, सोचना होगा। जो इस देश का जनमानस है, जो इस देश का नागरिक है, इस देश के नागरिक को इस विषय में सोचना होगा और यह चिंतन करना होगा कि किस तरीके से हमें इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, जिससे कि हम इस समाज में लोगों के बीच जागरूकता विकसित कर सकें। न केवल समाज में लोगों के बीच जागरूकता विकसित कर सकें, बल्कि इस जागरूकता के आधार पर इस संसदीय व्यवस्था पर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण की एक प्रभावी व्यवस्था भी निर्मित कर सकें। क्योंकि इन सांसदों को अब हमारे प्रति जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है, जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये जनसेवक हैं, ये जनसेवक से ऊपर उठकर जनस्वामी बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जनस्वामी बन भी गए हैं क्योंकि हमने इन्हें बना दिया है। ये बेहद गलत प्रवृत्ति है, ये बेहद गलत दिशा है जिस दिशा में हमारा लोकतंत्र जा रहा है। ये जनसेवक हैं और इन्हें जनसेवक की सीमा में ही रहना पड़ेगा और इन्हें जनसेवक की सीमा में बाध्य करने के लिए हमें को और आपको जागरूक होना पड़ेगा और भूमिका निभानी पड़ेगी। और हम और आप अगर इन्हें स्वामी बनाकर रखेंगे तो ये हमारे सर पर तांडव करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं। इसलिए इनकी जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। सांसदों की जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र के नाम पर संसाधन की बड़ी बर्बादी, लोकतंत्र के नाम पर समय की बड़ी बर्बादी, जबकि इस देश में बड़े प्रभावी कानून बनने की जरूरत है। पुलिस कानून 1861 का है, बनाने के लिए किसी के चेहरे पर चिंता की रेखा ही नहीं है कि पुलिस कानून बनाया जाए, नई व्यवस्था को लाया जाए। हमारे शासन और प्रशासन की ज्यादातर कार्य प्रणालियां ब्रिटिश कालीन है, उनमें परिवर्तन की गुंजाइश है। नौकरशाही में रिफॉर्म की बहुत बड़ी गुंजाइश है। आज भी ब्रिटिश कालीन मानसिकता वाली कार्य प्रणालियां जीवित हैं। नौकरशाही में इन प्रणालियों को सुधारने के लिए किसी भी संसद के मस्तिष्क पर चिंता की कोई रेखा ही नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि इन सारी दिशाओं में गंभीर तरीके से चिंतन करने वाले लोगों को हमें संसद में चुनकर भेजना होगा और इसके लिए जनता को जागरूक रवैया अपनाना होगा। तो फिलहाल इन सारी बातों को, ये सारा परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि ये परिप्रेक्ष्य समझना इसलिए जरूरी है
क्योंकि यही वो परिप्रेक्ष्य है जिस परिप्रेक्ष्य में संसदीय विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि लोकसभा में संसदों के द्वारा किए गए इस प्रकार के समय और पैसे की बर्बादी पर हम उन पर मुकदमा नहीं चला सकते। अगर हम ये चाहें कि उन्होंने हमारा पैसा बर्बाद किया संसद में कार्यवाही के नाम पर, उन्होंने इस देश का समय बर्बाद किया, उन्होंने देश में प्रोग्रेसिव कानून नहीं बनाए, अच्छे कानून बनाने के लिए पहल नहीं कर रहे, तो हमें उन पर मुकदमा करने का राइट नहीं है। हमें उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है, न्यायालय में शिकायत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने संसदीय विशेषाधिकार का आवरण ढक रखा है, संसदीय विशेषाधिकार का चोला पहन रखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों की चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अब समय बदल चुका है, इसलिए इस बदले समय में संसदीय विशेषाधिकार पर नए सिरे से चिंतन करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। या तो संसदीय विशेषाधिकारों में सुधार हो, या इस पर नियंत्रण हो, या विचार विमर्श करके इसको नई परिस्थितियों के अनुरूप जवाबदेह तरीके से लागू किया जाए। तो इन सारी बातों को जानने से पहले हम लोग पहले संसदीय विशेषाधिकारों का अर्थ समझते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। भारतीय संविधान में आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो संसदीय विशेषाधिकारों का वर्णन करते हैं। आर्टिकल 105 संसद सदस्यों को विशेषाधिकार देता है, 194 विधानसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है, सिमिलर अधिकार देता है। उन सब को मिलाकर के हम संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संसद की कार्यवाहियों को चलाने के लिए, संसद में संसद सदस्यों के द्वारा प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उन्हें कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, उन्हें कुछ छूट प्रदान की गई हैं। उन्हीं उन्मुक्तियों को, उन्हीं छूट को विशेषाधिकार कहते हैं। ये बात ठीक है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में सभी को वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है और अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन इन संसद सदस्यों को सामान्य जनता की तुलना में वाक और अभिव्यक्ति की अधिक आज़ादी दी गई है। संसद सदस्यों के पास वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मात्रा अधिक है और यह उनके लिए विशेषाधिकारों का सृजन करती है, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हमको भी है, आपको भी है, सबको है। तो अगर संसद सदस्यों को भी है तो इसमें विशेषाधिकार वाली बात क्या है? उनके इसमें विशेषाधिकार वाली बात यह है कि उन्हें भी बोलने की आज़ादी मिली है, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा बोलने की आज़ादी मिली है। उन्हें कुछ ज़्यादा बोलने की आज़ादी मिली है। जिन आधारों पर हमारी और आपकी बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है। और बोलने की आज़ादी हमारी और आपकी आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात छीनी जा सकती। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बोलने की उस आज़ादी पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। अर्थात हमारी और आपकी बोलने की आज़ादी उन 8 ग्राउंड्स हैं, उन 8 ग्राउंड पर छीनी जा सकती है। लेकिन संसद सदस्यों की बोलने की आज़ादी उन 8 ग्राउंड्स पर भी छीनी नहीं जा सकती। उन्हें संसद के भीतर अपनी बात कहने, बोलने की एब्सोल्यूट आज़ादी दे दी गई है, एक तरीके से कहें तो। और यही उनके लिए संसदीय विशेषाधिकारों का सृजन करता है। लेकिन केवल यही एक बात नहीं है, अन्य अधिकार भी हैं जो संसदीय विशेषाधिकारों का सृजन करते हैं। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको और आपको है तो उन्हें भी है, लेकिन अंतर क्या है हमारे और आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी में और उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी में? हमारी और आपके बोलने की आज़ादी और उनकी बोलने की आज़ादी के बीच का अंतर क्या है? इसी अंतर के आधार पर संसदीय विशेषाधिकार तय होते हैं। इसी प्रकार के कुछ विशेष अधिकार संसद सदस्यों के लिए निर्मित किए गए हैं, विशेष छूट संसद सदस्यों के लिए निर्मित की गई है, उसी को संसदीय विशेषाधिकारों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी व्यवस्थाएं संसदीय विशेषाधिकारों का सृजन करती हैं, कहाँ से संसदीय विशेषाधिकारों का उद्भव हुआ है,
संविधान सभा के सदस्यों का क्या दृष्टिकोण रहा है, वर्तमान समय में संसदीय विशेषाधिकारों का कैसा प्रचलन है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या उपाय होने चाहिए, यही हमारी चर्चा का केंद्र है। तो सबसे पहले हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों के स्रोत की बात करते हैं कि भारत में संसदीय विशेषाधिकारों का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से भारत में संसदीय विशेषाधिकार संसद सदस्यों को प्राप्त होते हैं। पहले हम इनकी चर्चा करते हैं। तो संसद सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार संविधान का आर्टिकल 105 देता है। राज्य विधानमंडल में आर्टिकल 194 भी देता है विधानमंडल के सदस्यों को। तो आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का ये संसद के सदस्यों को कुछ उन्मुक्तियां देता है, छूट देता है, ये संसदीय विशेषाधिकार का सृजन करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 105 ये कहता है कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के लिए विधि बना सकती, कानून बना सकती। तो संसद जो विधि बनाती है, कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है वह कानून भी संसदीय विशेषाधिकारों का सृजन करता है। कैसे, अभी एक दो एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं। संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर भी सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चले, व्यापक तरीके से चले, इसके लिए उन्मुक्तियां और छूट संबंधी कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों के आधार भी संसदीय विशेषाधिकार दिए जाते हैं। कुछ संसदीय परंपराएं होती हैं, कुछ संसदीय परंपराएं होती हैं, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस होते हैं। क्योंकि भारत में संसद तो ब्रिटिश परिवेश से ग्रहण की गई है, हमने जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया। इसलिए संसद कैसे गठित होती है, कैसे काम करती है, इस बात का अनुभव हमें नहीं था, अंग्रेजों को इस बात का व्यापक अनुभव था। तो हमने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के ही आधार पर भारत में संसदीय परंपराओं को सृजित किया है, संसदीय परंपराओं को निर्मित किया है। हालांकि सारी परंपराएं एज इट इज कॉपी नहीं की गई हैं, हमने उनमें से कुछ परंपराओं को अपने हिसाब से, अपने परिस्थितियों के आधार पर उसे संशोधित भी किया है और ढाला है। लेकिन हमारे संसद को बनाने और चलाने में नियमों के अलावा जो व्यवस्थाएं सहयोग देती हैं वो संसद की कार्यवाही की परंपराएं भी हैं, और उन्हीं परंपराओं के अनुरूप यह व्यवस्था चलती है। ये परंपराएं प्रश्न पूछने में, चर्चा कराने में, स्पीकर की भूमिका में, सब में काम आती हैं, सब में काम आती हैं। न्यायिक निर्वचन, अगर न्यायालय में कभी संसदीय विशेषाधिकारों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, संसदीय विशेषाधिकारों की व्याख्या करने का विवाद उत्पन्न हो जाए और न्यायालय अपना निर्णय दे, तो न्यायालय की ये व्याख्याएं, निर्वचन मतलब व्याख्या, निर्वाचन नहीं है, निर्वचन है, निर्वचन है। तो निर्वाचन यानी इलेक्शन हो जाता है। तो न्यायिक निर्वचन यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो न्यायालय द्वारा की जाने वाली व्याख्याएं हैं, वे भी संसदीय विशेषाधिकारों का स्रोत मानी जाती हैं। अगला, वे उन्मुक्तियां जो 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से पूर्व लागू थी या प्रचलित थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? वे उन्मुक्तियां जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले लागू थी। बेसिकली जब संसदीय विशेषाधिकारों को बनाने की बात आई तो ये हुआ कि संसदीय विशेषाधिकारों को कोडिफाई किया जाए, नहीं किया गया। अभी उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हमें तो संसद चलाने का कोई अनुभव था नहीं, इस संसद काम कैसे करती है, कार्यवाही में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, भारतीयों को कोई अनुभव था नहीं। इसलिए हमने ये तय कर लिया कि जो ब्रिटिश परिवेश में जो परंपराएं लागू हैं और ब्रिटेन में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, संसद की कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो उस समस्या और बाधा का निराकरण करने के लिए ब्रिटेन की संसद में
समाधान के जो तरीके अपनाए जाते हैं वही तरीके हम भी अपने यहाँ अपना लेंगे। ये एक आम राय बनी। इस आधार पर आर्टिकल 105 में, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 105 में यह लिख दिया गया कि ब्रिटेन में जो संसदीय परंपराएं प्रचलित हैं, उन संसदीय परंपराओं के आधार पर भारत में भी संसदीय विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाएगा। तो ब्रिटिश रेफरेंस दिया गया आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 105 में, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा था कि ब्रिटिश रेफरेंस दिया गया था कि भाई ब्रिटेन में संसद में जो परंपराएं प्रचलन में रहती हैं वही यहां पर भी लागू मान ली जाएंगी। हम उनके लिए कानून नहीं बना रहे हैं, हम उनको कोडिफाई नहीं कर रहे हैं, संहिताबद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वहां प्रचलन में है वही भारत में भी मान ली जाएंगी। अब जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया, तो ये जो ब्रिटिश रेफरेंस वाला शब्द था वो हटा दिया गया। ये माना गया ये अच्छी बात नहीं है, ये माना गया कि ये अच्छी बात नहीं है कि संविधान भारत का और उसमें रेफरेंस ब्रिटेन का दिया जाए। तो ये पदावली वहां से हटा दी गई, ये शब्द वहां से हटा दिए गए और इस तरीके से ये शब्द तो हटा दिया गया, लेकिन भाव अभी भी वही बना हुआ है। हमारा भाव अभी भी वही बना हुआ है कि अगर संसदीय विशेषाधिकार की व्याख्या को लेकर के कोई प्रश्न उत्पन्न होता है संसद के भीतर या बाहर कहीं भी, तो हम ब्रिटिश परिवेश का ही सहारा लेंगे, क्योंकि संसदीय कार्यवाहियों का व्यापक अनुभव उन्हीं के पास है। उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम व्याख्या करें। तो इस बात को भाषा के तौर पर, इस बात को भाषा के तौर पर यह लिख दिया गया कि वे उन्मुक्तियां यानी छूट, इम्यूनिटीज, उन्मुक्तियां यानी छूट, वे छूट, वे उन्मुक्तियां, वे विशेषाधिकार जो 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से पहले लागू थी, वो भी संसदीय विशेषाधिकार का स्रोत रहेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ब्रिटेन में संसद की कार्यवाही में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे सारे विशेषाधिकार भारत में संसद के सदस्यों को भी प्राप्त रहेंगे। इसका अर्थ ये आज भी, क्योंकि कहीं लिखा नहीं गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखा नहीं गया कि ये विशेषाधिकार। इतना बड़ा दायरा बना रखा है हम लोगों ने संसदीय विशेषाधिकार। तो फिलहाल ये सब संसदीय विशेषाधिकार के स्रोत हैं। इन्हीं आधारों पर संसद के सदस्यों को उन्मुक्तियां दी जाती हैं, विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसी को हम लोग संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। लेकिन ज्यादातर उन्मुक्तियां संसद के भीतर के लिए हैं, बाहर के लिए भी हैं। कुछ उन्मुक्तियां, कुछ छूट, कुछ विशेषाधिकार संसद के बाहर भी उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्मुक्तियां, ज्यादातर छूट संसद के भीतर प्रयोग में लाई जाती, संसद के भीतर प्रयोग किया जाता है। क्या उन्मुक्तियां हैं, क्या छूट हैं, इनकी चर्चा करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्या महत्व है इसका, क्यों दिया गया ये कॉन्सेप्ट, संसद के सदस्यों को उन्मुक्तियां क्यों दी गई, संसद के सदस्यों को छूट क्यों दी गई, संसदीय विशेषाधिकार क्यों दिए गए, महत्व क्या है, इसका महत्व जानते हैं हम लोग। संसद के सदस्यों को ये उन्मुक्तियां, ये छूट इसलिए दी गई क्योंकि ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। ब्रिटेन में भी हमने देखा, ब्रिटेन में संसदीय विशेषाधिकार हैं, तो संविधान सभा में सदस्यों को लगा कि हमें भी देना चाहिए। ठीक है, जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि संसद कानून बनाने वाली संस्था, संसद कानून बनाने वाली संस्था, और इस देश में कानून का शासन होना चाहिए। संसद कानून बनाने वाली संस्था, कानून के अधीन ही सारी व्यवस्थाओं को विनियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, संचालित किया जाता है। संसद ही नीतियों पर विचार करती है, पारित करती है, सारी नीतियां संसद में पारित होती हैं। संसद में ही किसी भी समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करके उसके लिए प्रभावी निर्णय लिए जाते हैं और सरकारों को उसी निर्णय के अधीन काम करना होता है।
अनेक समितियां, अनेक आयोग बनाए गए हैं हमारे संगठनों में। संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, तमाम आयोग हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं अपनी रिपोर्ट देती हैं और उन रिपोर्ट पर चर्चा संसद करती है। संसद चर्चा करती है और ये आइडेंटिफाई करती है कि उस रिपोर्ट में अच्छी बातें क्या हैं और सुनिश्चित करती है कि सरकार उनको लागू करे। क्या कमियां दिखाई गई हैं, संसद ये सुनिश्चित करती है कि उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए। सीएजी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, हमारी वित्तीय व्यवस्था का वॉचडॉग है, रखवाला है। संघ सरकार और राज्य सरकारों की आय व्यय की जांच पड़ताल करता है, ऑडिट करता है, कमियों को उजागर करता है, कमियों को प्रकट करता है, वित्तीय प्रणाली को सक्षम बनाने के नजरिए से सारी जांच पड़ताल करके वो अपनी सिफारिश देता है। जो रिपोर्ट सीएजी देता है, संसद उस रिपोर्ट पर चर्चा करती है। चर्चा करके वही आइडेंटिफाई करती है कि अलग अलग कमियों में जो सीएजी ने कमियां दर्शाई हैं या वित्तीय घोटाले दर्शाए हैं, किसी ने चारा खा लिया, किसी ने सीमेंट घोल के पी लिया, किसी ने हवा बेच दी, स्पेक्ट्रम बेच दिया, 2G स्कैम हो गया, किसी ने कॉमनवेल्थ में गेम खेल दिया, नाना प्रकार के घोटाले इस देश में किए गए। तो ये जितने भी प्रकार की कमियां हैं, जितने भी प्रकार के ये घोटाले हैं, जितने भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं हैं, ये वित्तीय अनियमितताएं कैसे उत्पन्न हुई हैं, किसने प्रकट की हैं, और इन वित्तीय अनियमितताओं को प्रकाश में लाया जाता है सीएजी की रिपोर्ट के द्वारा। इस सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। जिम्मेदार कौन है, किनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, यह रिपोर्ट कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। सरकार पर कार्यवाही के लिए दबाव कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इस देश के सारे ऐसे काम जो इस देश के लिए बैकबोन का काम करते हैं, जो हमारी मजबूत भारत के लिए बैकबोन का काम करते हैं, ये सारे काम हमने संसद को दे रखे हैं। संसद निर्वाचित सभा है, हमारी जनप्रतिनिधियों की सभा है, और संसद यह कार्य, इतने व्यापक महत्व के कार्य, इतने महत्वपूर्ण कार्य पूरी दक्षता के साथ कर सके, सभी दृष्टिकोणों से विचार विमर्श करते हुए कर सके, किसी भी प्रकार की वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित सीमाएं संसद की कार्यवाही में बाधा न बन सके। जब किसी कानून पर चर्चा हो रही हो तो उसके नकारात्मक से नकारात्मक पहलू और उसके सकारात्मक से सकारात्मक पहलू सबका छिद्रान्वेषण किया जा सके, सब पर प्रभावी चर्चा की जा सके, सबका प्रभावी विश्लेषण किया जा सके, बहुआयामीय चिंतन हो सके, बहुआयामीय विश्लेषण हो सके। इन सारी बातों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? संसद की है, पार्लियामेंट की है। इसलिए पार्लियामेंटेरियंस को, इसलिए संसद सदस्यों को इतनी गंभीर, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए हमसे और आपसे ज्यादा अधिकार देने की जरूरत थी। इसलिए हमसे और आपसे ज्यादा अधिकार उन्हें दिए गए, और हमसे और आपसे जो ज्यादा अधिकार उन्हें दिए गए वही संसदीय विशेषाधिकारों का सृजन करते। तो संविधान सभा के सदस्यों ने भी यह अनुभव किया कि चाहे विदेशी मामलों पर गंभीर चर्चा होनी हो, चाहे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी हो, कभी कभी चर्चा में ऐसे बिंदु शामिल होते हैं जहां पर टिप्पणी करते समय वो वाक और अभिव्यक्ति की मर्यादाओं में सीमित हो जाता है। ऐसी मर्यादाओं में अगर हम संसद को बांध देंगे तो अच्छे कानून बनने से रह जाएंगे और देश का विकास बाधित हो जाएगा, देश की कल्याणकारी व्यवस्था बाधित हो जाएगी। वह नहीं होनी चाहिए। इसलिए वाक और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, दे दी गई। और भी अन्य छूट जो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायक है, और भी अनेक छूट जो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायक हैं, वे सभी छूट अर्थात उन मुक्तियां विशेषाधिकारों के रूप में, प्रिविलेजेस के रूप में संसद सदस्यों को दी जानी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में भी यही किया गया है। और यही कारण है कि संसद को व्यापक उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार देने का प्रावधान संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। अब
संविधान सभा में यह बारी आई, इस बात पर जब चर्चा हो रही थी, तो यह हुआ कि विशेषाधिकार दिए कैसे जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका तरीका क्या हो, शामिल करने का तरीका क्या हो। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शामिल करने का तरीका क्या हो, तो संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि भाई ऐसा करते हैं कि एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं और वो बेसिक फ्रेमवर्क बना करके उनको हम संविधान में शामिल कर देते हैं, क्योंकि हमको और यानी संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि हमको तो नहीं पता अभी कि भविष्य में संसद को चलाने में क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होंगी और उन चुनौतियों के अनुरूप क्या विशेषाधिकार अलग तरीके से दिए जाने चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन और भारत की परिस्थितियां अलग अलग हैं। ब्रिटेन बेहद छोटा सा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। ब्रिटेन में लोगों की जागरूकता का स्तर फिर भी बेहतर है, भारत में बेहद कमजोर है। तो ऐसी दशा में हमें यह अनुभव नहीं है, अभी भी संविधान सभा के सदस्यों ने यह चिंतन किया कि हमें यह अनुभव नहीं है कि भविष्य में संसदीय विशेषाधिकारों का स्वरूप कैसा जन्म लेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, पता नहीं। तो उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया आर्टिकल 105 में संसद के लिए, 194 में विधानमंडलों के लिए, और बाकी कानून बनाने की जिम्मेदारी कि विशेषाधिकार को लेकर के कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को होगी, ये प्रावधान संविधान में शामिल कर दिया। अब बात आई कोडिफाई करने की। कोडिफाई करना यानी संहिताबद्ध करना। संहिता कहते हैं, कोड कहते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इसको संहिता कहते हैं हिंदी में। संहिता का अर्थ क्या होता है? कोड मीन्स सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को संहिता कहते हैं, नियमों के समूह को संहिता कहते हैं। और किसी भी चीज को जब नियमों के रूप में लिखा जाए और उसे एक संहिता के रूप में आबद्ध किया जाए तो इसको संहिताबद्ध करना कहते हैं, कोडिफाई करना कहते हैं, कोडिफिकेशन कहते हैं। तो एक विचार संविधान सभा में यह भी उठा कि क्यों ना संविधान सभा के सदस्य संसदीय विशेषाधिकारों को कोडिफाई करें, संहिताबद्ध कर दें, अर्थात नियमों के रूप में, लिखित रूप में वर्णित कर दें। लेकिन एक जो बड़ा वर्ग था वो इस बात के समर्थन में था कि कोडिफाई करना जल्दबाजी होगी, कोडिफाई करना तर्क संगत भी नहीं होगा, इसे भविष्य में सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि भविष्य में सरकारें इस दिशा में प्रयत्न कर सकें। अथवा कुछ सदस्य इस बात के भी फेवर में थे कि भाई कोडिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकला कि संविधान सभा में इस संसदीय विशेषाधिकारों को कोडिफाई नहीं किया जाएगा, संहिताबद्ध नहीं किया जाएगा, और संहिताबद्ध नहीं किया गया। जो काम संविधान निर्माताओं ने नहीं किया, सरकारों पर छोड़ा, वो काम आज तक नहीं हुआ, और संसदीय विशेषाधिकारों को आज तक कोडिफाई नहीं किया गया, संहिताबद्ध नहीं किया गया। हाँ, ये बात अलग है कि इसीलिए हमने स्रोत में इतने व्यापक स्रोत लिखे। अगर कोडिफाई कर दिए गए होते, अगर कोडिफाई कर दिए गए होते संसदीय विशेषाधिकार, तो हम आपको बताते कि आर्टिकल और ये संहिता यही स्रोत है, बाकी सारी चीजें हटा देते स्रोत में, बाकी वो सब स्रोत न रह जाते। लेकिन चूंकि कोडिफाई नहीं किया गया, संहिताबद्ध नहीं किया गया, इसलिए हमने वेरियस सोर्सेज लिखे, बहुत सारे स्रोत बताए कि इन सभी से मिलकर के संसदीय विशेषाधिकार बनते हैं। तो ये संसदीय विशेषाधिकारों का महत्व है और संविधान में शामिल करने की प्रक्रिया। तो महत्व इसलिए है क्योंकि संसद को व्यापक अर्थों पर कानून बनाना होता है, आदि बहुत सारे कार्य मैंने बताए वो सब करने होते हैं। इसके लिए संसद सदस्यों को वाक और अभिव्यक्ति की अच्छी और प्रभावी आज़ादी चाहिए, तभी प्रभावी भूमिका निभाई जाए। अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि ठीक है, नहीं किया गया कोडिफाई, कोई बात नहीं, लेकिन जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं, उन संसदीय विशेषाधिकारों का स्वरूप कैसा है, कौन कौन से संसदीय विशेषाधिकार उपलब्ध कराए गए हैं, पहली बात। दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या इन्हें कोडिफाई करने की जरूरत है।
फिर इनके दुरुपयोग और समाधान पर आते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार कौन कौन से उपलब्ध कराए गए हैं। संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उन विशेषाधिकारों को व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार दो भागों में बांटा जाता है। हालांकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो संसदीय विशेषाधिकारों का वर्णन है, उसके अंतर्गत ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। ये वर्गीकरण संविधान में नहीं है। लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से जब संसदीय विशेषाधिकारों पर चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है, तो इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। दो भागों में इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो उन्हीं दो भागों के क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, संसदीय विशेषाधिकार को एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार, कलेक्टिव प्रिविलेजेस में बांटा जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। क्या अर्थ है व्यक्तिगत विशेषाधिकार का और सामूहिक विशेषाधिकार का? व्यक्तिगत विशेषाधिकार का अर्थ है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस का मतलब है कि ऐसी उन्मुक्तियां, ऐसी छूट जो एक एक संसद निजी तौर पर प्रयोग में ला सकता है। जैसे बोलने की आज़ादी है, तो निजी तौर पर प्रयोग में ला सकता है। तो प्रत्येक संसद सदस्य अपने निजी तौर पर, अपने व्यक्तिगत तौर पर जिस छूट का उपयोग कर सकता है, उसे हम व्यक्तिगत कहते हैं, व्यक्तिगत विशेषाधिकार कहते हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस कहते हैं। दूसरा होता है सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत ऐसे प्रिविलेजेस, ऐसे इम्यूनिटीज शामिल की जाती हैं, ऐसी छूट शामिल की जाती है जिनका उपयोग कोई अकेला एक संसद सदस्य नहीं करता, कोई अकेला एक संसद सदस्य नहीं करता, बल्कि पूरी संसद सामूहिक रूप से ऐसे विशेषाधिकारों का उपयोग करती है। पूरी संसद सामूहिक रूप से करती है। जैसे हम लोग संसद की कार्यवाही देखते हैं, तो प्रकाशन, इसे कहते हैं प्रकाशन का अधिकार, कि भाई हम संसद की कार्यवाही देख रहे हैं, हंगामा हो रहा है और ये सब देख रहे हैं। कभी कभी संसद अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने से मना भी कर सकती है। ठीक है, आज की जो हमारी चर्चा है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हम लोग अफगान और तालिबान पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि आज के संसद सदस्य ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको अपने ही घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं है, अपने राजनीतिक घर मतलब अपने ही राजनीतिक दलों की लड़ाई से फुर्सत नहीं है। तो वे कहाँ इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कहाँ चर्चा करेंगे और कहाँ चिंतन करेंगे। इस बात की चिंता है कि उनमें ऐसा चिंतन ही नहीं है, बहुत कम सांसद हैं। जब आपने देखा होगा, मैं आपको इस बात का एक क्लू दे रहा हूँ, आप देखिएगा। जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा में किसी बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही हो, किसी गंभीर विधेयक पर चर्चा हो रही हो, किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही हो, और किसी पार्टी ने व्हिप जारी ना किया हो। व्हिप क्या होता है? हमने एक वीडियो व्हिप का अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, मेरे ही नाम से, डॉक्टर आदर्श कुमार के नाम से, आप उसे देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। तो अगर किसी पार्टी ने व्हिप नहीं जारी कर रखा है, तो आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में गिने चुने सांसद दिखाई पड़ते हैं। यानी आप घर पे बैठे बैठे गिन सकते हैं कितनी मुंडियां बैठी हैं, कितने लोग बैठे हैं, घर में बैठे बैठे आप गिन सकते हैं। हालात ये होती है, क्योंकि बाकी सबके सर से ऊपर जाने वाला होता है, तो कहाँ इतना पेन लेंगे, कहाँ इतनी तकलीफ लेंगे, भाग जाते हैं वो संसद छोड़ करके। गिने चुने लोग, बहुत अच्छे सांसद भी हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे योग्य सांसद भी हैं, क्वालिफाइड सांसद भी हैं। तो जो बहुत योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, जो ऐसी चर्चा में रुचि रखते हैं, केवल वही उपस्थित होते हैं बस, बाकी सब भाग जाते हैं, बाकी कोई नहीं आता। तो ऐसी दशा में
जो चर्चाएं होती हैं सदन में, तो संसद के सदस्य सामूहिक रूप से, मैं बता रहा था, सामूहिक रूप से जब उपयोग करते हैं प्रकाशन का अधिकार, तो इसी प्रकार सामूहिक रूप से जो विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं वो सामूहिक विशेषाधिकार कहलाता है। जैसे प्रकाशन का अधिकार उन्होंने पब्लिश कर दिया, या फिर रोक करने का अधिकार, प्रकाशन पर रोकने का अधिकार कि भाई आज की सदन की कार्यवाही जनता के लिए ओपन नहीं होगी, तो हम आप नहीं देख सकते, ऐसा वो कर सकते हैं क्योंकि किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मान लिया, अब मान लिया तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत का क्या रवैया होना चाहिए, भारत का क्या रुख होना चाहिए। कुछ संसद सदस्य अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात कहेंगे, कुछ संसद सदस्य ऐसे हैं जो ऐसी बात कह देंगे जिससे हमारे विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंध खराब हो जाए, तो चिंता की बात होगी अगर वो बात ओपन हो गई। तो इसलिए डिस्कशन कॉन्फिडेंशियल भी हो सकते हैं। हालांकि हमारी संसद करती नहीं है ऐसा कॉन्फिडेंशियल और इतना संवेदनशील मुद्दों पर, क्योंकि कहीं अगर बात लीक हो गई तो दूसरे देशों के साथ चिंता की लकीरें खिंच जाती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हमारे देश में संसद सदस्यों के भारत के विरुद्ध दूसरे देशों के साथ षड्यंत्र में शामिल होना ये कोई नई बात नहीं है। विजय गोखले जो भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक लिखी है और उस किताब में उन्होंने बताया, अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया कि जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु डील चल रही थी, भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते हो रहे थे, तो भारत की जितनी वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीआई-एम और सीपीएम, जितनी भी भारत की वामपंथी पार्टियां हैं, उनको चीन ने कहा, क्योंकि चीन से वो फंडिंग पा जाती हैं, उनको चीन से सपोर्ट मिलता है, तो उन राजनीतिक दलों को, चूंकि 20 वर्षों से वो चीन पर लगातार निगरानी रखे हुए थे, चीन के मामलों पर वो निगाह रखे हुए थे, तो उन्होंने अपने उन अनुभवों के आधार पर और डेटा कलेक्ट करके उन्होंने ये बताया, फैक्ट बताया, उन्होंने वास्तविकता बताई कि चीन ने यहाँ की वामपंथी पार्टियों को ये जिम्मेदारी दी, पैसा भी दिया कि तुम लोग इस डील को रोको। भारत और अमेरिका के बीच में, जो परमाणु डील हो रही है, तुम लोग इस डील को रोको। इसके लिए वामपंथी पार्टियों ने पैसा लिया चीन से और इस डील को रोकने की कोशिश की। तो ये जो राजनीतिक दलों के विदेशी हित हैं, भारत के हित नहीं, विदेशी हित हैं, ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है, ये ओपन फैक्ट है कि हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो विदेशी हितों को संरक्षण देते हैं, भारत के हितों को नहीं। ऐसे राजनेता हैं और दुर्भाग्यवश इस देश की जनता इतनी अजागरूक है अपने हितों के प्रति, अपने भावी पीढ़ी के हितों के प्रति। हम कैसा भारत आपको देकर जाना चाहते हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, ये चिंतन तो है ही नहीं है समाज में, लोगों में, केवल स्वार्थ पर आधारित चिंतन है। स्वाभाविक सी बात है कि हम ऐसे राजनेताओं को तवज्जो देते हैं, ऐसे राजनेताओं को चुनकर भेजते हैं जो भारत के प्रति बहुत सकारात्मक और हितैषी दृष्टिकोण नहीं रखते। हम कभी फ्री पानी पर बिकते हैं, कभी फ्री बिजली पर बिकते हैं, कभी फ्री भोजन पर बिकते हैं, कभी फ्री लैपटॉप पर बिकते हैं, कभी फ्री मोबाइल पर आगे बिकेंगे, कभी फ्री देशी घी पर बिकते हैं। न जाने कब बिकना बंद करेंगे, न जाने कब बिकाऊ लोकतंत्र की यह भावना बंद होगी और कब जागरूकता आएगी। फिलहाल ये भविष्य की बात है, लेकिन ये जागरूकता बेहद जरूरी है अगर संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को भी रोकना है तो आते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकारों के चर्चा करने में कि कौन कौन से व्यक्तिगत विशेषाधिकार दिए गए हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार यानी जो इंडिविजुअली दिए गए हैं, एक एक सांसद उनका प्रयोग कर सकता है। जैसे इसमें से कुछ विशेषाधिकार ऐसे हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। बाकी विशेषाधिकार संविधान में लिखे नहीं लिखे गए हैं, वे संसदीय परंपराओं से मिलते हैं, वे कानूनों से मिलते हैं, आदि स्रोतों से मिलते हैं, संविधान से नहीं मिलते। संविधान से केवल एक एक अधिकार मिलता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो क्या व्यक्तिगत अधिकार मिलता है? प्री में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, आईएएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में भी आते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान में कौन से अधिकार लिखे गए हैं। तो आपको यह डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अधिकार लिखा है और कौन सा जो विशेषाधिकार है, कौन सी उन्मुक्तियां हैं और कौन सी छूट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो पहली बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है व्यक्तिगत विशेषाधिकार में, वह यह है कि प्रत्येक संसद को
संसद के भीतर, किसी भी सदन में, दोनों सदनों में और संसद की समितियों में अपनी बात कहने अर्थात वाक और अभिव्यक्ति की आजादी होगी। यह विशेषाधिकार एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह विशेषाधिकार केवल संसद सदस्यों को ही नहीं दिए जाते, बल्कि ऐसे लोगों को भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें संसद सदन में बुलाती है विचार विमर्श करने के लिए या अपनी बात कहने के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में महान्यायवादी को संसद की बैठकों में बुलाया जा सकता है, और यदि महान्यायवादी को संसद की बैठकों में बुलाया जाता है, वो संसद की बैठकों में भाग लेगा संसद के कहने पर, तो उसे वही विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद सदस्यों को मिलते हैं, क्योंकि वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है, भाग ले रहा है। बाकी हम आप भी बैठ सकते हैं संसद में जाकर के, लेकिन हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठते हैं। अभी ऊपर बैठते हैं, नई संसद बन रही है तो देखते हैं कहाँ बैठेंगे। फिलहाल अभी दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो बैठ करके संसद की कार्यवाही देख सकते हैं। परमिशन लेनी पड़ती है इससे, और परमिशन लेकर के संसद की कार्यवाही देखी जा सकती है। तो लेकिन हम आपको अधिकार नहीं होंगे। जो संसद की कार्यवाही में नीचे बैठ करके भाग ले रहे हैं, जिनको संसद ने आमंत्रित किया है भाग लेने के लिए, उन्हें ही ऐसे अधिकार दिए जाते हैं। तो पहला अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में न केवल वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बल्कि वाक और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है। अर्थात आर्टिकल 105 यह भी कहता है कि किसी भी संसद सदस्य के विरुद्ध सदन में कही गई किसी बात के लिए अथवा सदन की समितियों में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, अर्थात न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा। तो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह हुआ कि सदन के सदस्यों को जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सदन में दी गई है, उसका प्रयोग करते हुए अगर वे सदन में अपनी कोई बात कहते हैं, रखते हैं, तो इसके लिए न्यायालय में उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, कभी कभी तो हाथ पैर भी चल जाते हैं, तो ऐसी गतिविधियां हैं, लेकिन इसके लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा। अगर उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करनी है तो वो पीठासीन अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होगी। तो पहला इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, पहला इंडिविजुअल प्रिविलेज कि आर्टिकल 105 ये कहता है कि संसद में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी और न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। बस इतनी ही आज़ादी संविधान में दी गई है, इतनी ही बात संविधान में लिखी गई। बाकी कोई छूट व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के रूप में संविधान में नहीं है, लेकिन विधियों में और परंपराओं में और भी छूट है। क्या छूट है उसको समझते हैं। जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है, जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है तो उस दौरान अथवा सदन की कार्यवाही शुरू होने के 40 दिन पहले तक या सदन की कार्यवाही समाप्त होने के 40 दिन बाद तक, इतना लंबी अवधि, सदन की कार्यवाही चलने के दौरान, सदन की कार्यवाही चलने से पहले 40 दिन तक, सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद 40 दिन तक किसी भी संसद सदस्य को किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा। लेकिन अगर मामला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित है, निवारक निरोध विधियों से संबंधित है, अगर मामला दांडिक विधियों से संबंधित है, क्रिमिनल लॉ से संबंधित है, अपराध से संबंधित है, या मामला न्यायालय की अवमानना से संबंधित है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित है, तो ये छूट लागू नहीं होगी, तब ये छूट लागू नहीं होती। लेकिन सिविल मामलों में ये छूट लागू होती। इसके अलावा ये बात तो सीपीसी में भी लिख दी गई है, सिविल प्रोसीजर कोड, जो सिविल मामलों की सुनवाई करने के लिए जो कानून बनाया गया है हमारे देश में, जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं, 1908 का कानून है, सिविल प्रोसीजर कोड है, तो ये बात तो सीपीसी में भी लिखी गई है। इसके अलावा जब तक सदन चल रहा है, सदन चलने के दौरान, सदन की कार्यवाही के दौरान न्यायालय
किसी भी संसद सदस्य को न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, सम्मन्स नहीं कर सकता, साक्ष्य के रूप, विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में बाध्य नहीं किया जाता। तो उन्हें न्यायालय में आकर के और गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें इंडिविजुअल प्रिविलेजेस कहा जाता है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार कहा जाता है। इन व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिन्हें पूरा सदन सामूहिक रूप से प्रयोग में लाता है। वह प्रत्येक सदस्य अकेले प्रयोग में नहीं लाता, निजी तौर पर प्रयोग में नहीं लाता। ये तो मैंने निजी तौर पर प्रयोग वाली बात बताई जो अभी मैंने बताई। अब ऐसे विशेषाधिकार जो पूरे संसद के सदस्य आपस में प्रयोग में मिलकर लाते हैं, उन्हें कलेक्टिव, सामूहिक विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे कौन कौन से अधिकार हैं? इसमें भी कुछ अधिकार संविधान में लिखे हैं, कुछ अधिकार संविधान में नहीं लिखे हैं। वो अन्य नियमों, परंपराओं, इन सब पर बेस्ड हैं, सदन के नियमों पर बेस्ड हैं, परंपराओं पर बेस्ड हैं। जैसे संविधान में क्या बात लिखी गई है? संविधान में ये बात लिखी गई है कि किसी भी, आर्टिकल 105 में लिखी गई है कि किसी भी समय सदन की जो कार्यवाही चल रही है, संसद की जो कार्यवाही चल रही है, दोनों सदनों की, सदन को यह अधिकार होगा, ये सदन का सामूहिक अधिकार है, सदन को यह अधिकार होगा कि वह उस कार्यवाही को पब्लिश करा सकता है, प्रकाशित करा सकता है। तो प्रकाशित कराने का मतलब है कि प्रिंट के रूप में भी प्रकाशित कराया जा सकता है, रिपोर्टिंग की जा सकती है उसकी। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, चूंकि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पब्लिश किया जा सकता है, यानी सदन की कार्यवाही हमको और आपको सीधे तौर पर दिखाई जा सकती है। देखते हैं हम लोग, अब दिखाई जाती है। लोकसभा चैनल और राज्यसभा चैनल पर कार्यवाही चलती रहती है, आप देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं प्रकाशन का अधिकार। तो सदन की कार्यवाही प्रकाशित की जा सकती है या सदन उसे प्रकाशन से रोक सकता है। प्रकाशन से रोकने का मतलब मैंने बताया कि कोई कॉन्फिडेंशियल चर्चा हो जाए, जैसे अफगानिस्तान तालिबान पर चर्चा हो जाए इस समय, तो बेहद चिंता का विषय है इस समय तालिबान का मुद्दा हमारे लिए। तो ऐसे अगर गंभीर चर्चाएं हों जिनको डिस्क्लोज करना, जिनको प्रकट करना उचित ना हो, सार्वजनिक करना उचित ना हो, तो हालांकि ऐसे मुद्दों पर अब चर्चा बेहद चिंता की बात है हमारे लिए, अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे देश के राजनीतिक दलों को चीन से पैसा इसलिए मिल रहा था और चीन इसलिए उनको प्रमोट कर रहा था कि तुम जो है भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु समझौता हो रहा है उसको मत होने देना, डिरेल कर दो, खूब धरना प्रदर्शन करना, खूब जा कर के हंगामा करना, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन होने मत देना। अब अगर ऐसे राजनीतिक दल हैं तो संसद में क्या कोई गंभीर चर्चा हो सकती है? ऐसे गोपनीय मामलों पर क्या चर्चा हो सकती है? उत्तर है नहीं। जब आस्तीन के सांप पले हुए हैं, संसद में गंभीर चर्चाएं नहीं की जा सकती, गोपनीय चर्चाएं नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल ये अधिकार सामूहिक विशेषाधिकार के रूप में संसद के सदस्यों को दिया गया है। तो ये एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 105 में, केवल एक अधिकार, बाकी अधिकार नहीं है। लेकिन अन्य अधिकार भी प्रयोग में संसद के द्वारा लाए जाते हैं, जैसे सदन कैसे काम करेगा, सदन की कार्यवाही कैसे चलाई जाएगी, यह सदन को तय करना होगा। सदन ही तय करेगा कि सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी। तो सदन ने, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए अपने लिए नियम बना रखे हैं, कार्य नियमावली बना रखी है। राज्यसभा ने राज्यसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कार्य नियमावली बना रखी है। तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी यह तय करने का अधिकार न्यायालय को ही होगा, सॉरी, संसद को ही होगा। न्यायालय, मैंने गलत शब्द कहा, संसद को ही होगा। न्यायालय वाली बात मैं दूसरी करने जा रहा था, जो यहाँ न्यायालय शब्द का। दूसरी बात, सदन के भीतर जो भी कार्यवाही चलेगी, अब न्यायालय का शब्द आएगा, सदन के भीतर जो भी कार्यवाही चलेगी, सदन की कार्यवाही को लेकर यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो सदन की कार्यवाही को लेकर के यदि कोई विसंगति और प्रश्न उत्पन्न होता है तो न्यायालय में मुकदमा नहीं जाएगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।
यानी सदन की कार्यवाही न्यायालय के हस्तक्षेप से परे होगी, मुक्त होगी। संसद की कार्यवाही में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कैसे चल रही है, कब कब चल रही है, क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, क्या चर्चा कर रही है, किस तरीके से व्यवधान पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कार्यवाही हो रही है, कोई भी न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल कौंधा होगा कि हम लोगों ने तो विगत वर्षों में देखा है कि स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती जाती है। राज्यों में स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध राज्यों के उच्च न्यायालय में भी चुनौती जाती है। हाँ, जाती है, अवश्य जाती है। लेकिन वो तब जाती है जब विधि के शासन का उल्लंघन होता है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन। वो तब जाती है जब लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है, न्याय के प्राकृतिक नियम का उल्लंघन होता है, तब जाती है। क्योंकि किसी की भी कार्यवाही हो, चाहे संसद की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे न्यायालय की हो, न्याय के प्राकृतिक नियम, न्याय के नैसर्गिक नियम, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये न्याय का प्राकृतिक नियम का मतलब है कि न्याय होने का प्रकृति प्रदत्त नियम, ये नेचुरल लॉ है, गिवन बाय नेचर, प्रकृति ने दिया है, इसलिए नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस कहते हैं। तो बहुत सरल सा है कि कार्यवाही पक्षपात रहित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी को भी सुनवाई किए बिना दंड नहीं दिया जाना चाहिए। किसी के खिलाफ भी कार्यवाही करनी है तो पहले उसे सुनने का मौका दो, मुझे भी सुनो, मुझे सुने बिना मेरे खिलाफ कार्यवाही मत करो। यह है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब कितना सुनो, ये भी मौका है, ये भी प्रश्न है, कितना सुनो? तो युक्त रीजनेबल तरीके से सुनो। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन टू एवरीवन। जो युक्त सुनवाई का अवसर है वो सबको मिलना चाहिए। तो इसे हम लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। और भी इसके विस्तार हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो हम लोग फंडामेंटल राइट में जब लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की चर्चा करते हैं तो विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया कि आपके दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि हमने तो देखा है कि सदन की कार्यवाही को लेकर के यदा कदा, प्रायः नहीं होते, कभी कभी हुए हैं, यदा कदा मुकदमे हुए हैं। जैसे सदन के कुछ सदस्यों को निलंबित किया गया जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे। तो जब सदन के सदस्यों को निलंबित किया गया तो वो उच्चतम न्यायालय पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उसमें लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन था, इसलिए। तो रूल ऑफ लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सर्वोपरि है। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इस आधार पर, और इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? वैसे तो संसद सुनिश्चित करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संसद भी इसका वायलेशन करेगी तो इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। इसलिए न्यायालय में ऐसे मुकदमे यदा कदा, कभी कभार ही आए हैं। अन्यथा सामूहिक विशेषाधिकार यही है कि सदन की कार्यवाही जिस तरीके से चलाई जाती है, उसके तरीके को लेकर के, सदन के पैटर्न को लेकर के, सदन की कार्यवाही को लेकर के न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सदन को सामूहिक रूप से ये अधिकार है कि वह सदन में किसको आने, बैठने और कार्य करने की परमिशन दे और मना कर दे। ये अधिकार सदन का अधिकार है। जैसे महान्यायवादी को बुलाया जाता है या ना बुलाया जाए, ये सदन का सामूहिक अधिकार है। सदन को सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए दंड देने का अधिकार है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सदन के कुछ सदस्य निलंबित कर दिए जाते हैं। जैसे अभी इस सत्र में जो सत्र चल रहा था, वो टीएमसी के सांसदों को निलंबित किया गया क्योंकि मंत्री के हाथ से उन्होंने, आईटी मिनिस्टर के हाथ से उन्होंने कागज़ ले लिया, जो वो प्रश्नों का जवाब लेकर के आए थे उसको ले लिया और फाड़ दिया। स्वाभाविक सी बात है, ये गलत बात है। आप सदन की कार्यवाही चलने तो दीजिए। जो अपना विरोध है वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट कीजिए, हिंसक मत बनिए, पशु मत बनिए, अलोकतांत्रिक मत बनिए। लेकिन ठीक है, ऐसे पशुवत व्यवहार कभी कभी दिखलाई पड़ते हैं। तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो सदन के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार है। सदन के सदस्यों को जेल भेजने का भी अधिकार है। सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चले, सदन की कार्यवाही मर्यादित तरीके से चले, सदन की कार्यवाही निर्विघ्न तरीके से चले, इसके लिए सदन को यह अधिकार है। पीठासीन अधिकारी इस अधिकार का प्रयोग करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यूज करता है।
लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति यूज करता है इस अधिकार को कि अगर सदन की कार्यवाही में विघ्न उत्पन्न किया जा रहा है तो सदन के सदस्यों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है, उन्हें सदन से निष्कासित किया जा सकता है, यहां तक कि उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। जेल की अधिकतम अवधि वही होगी जिस अवधि के लिए सदन की कार्यवाही चल रही है। जिस अवधि के लिए सदन की कार्यवाही चल रही है उस अवधि तक के लिए जेल भी भेजा जाए। दंड देने का अधिकार भी सामूहिक अधिकार है। सदन में अनुशासन बना रहे, सदन गरिमामयी तरीके से कार्य करता है, यह भी सामूहिक। जब तक सदन की कार्यवाही चलती रहती है तब तक सदन के सदन की परिधि के भीतर, प्रेमाइसेस के भीतर, या कार्यवाही नहीं भी चल रही है और सदन की प्रेमाइसेस में कोई सदस्य मौजूद है, तो अगर किसी भी संसद सदस्य को सदन के प्रेमाइसेस से अरेस्ट करना है, सदन की चहर दीवारी के भीतर से अरेस्ट करना है, तो यह पीठासीन अधिकारियों की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारियों की परमिशन चाहिए अगर अरेस्ट करना है। इतना ही नहीं, अगर किसी भी सदन के सदस्य के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्यवाही की गई है, न्यायालय में मुकदमा चला है, कुछ भी होता है ऐसा, या मुकदमा चल रहा है, उसे छूट मिल गई है, मुकदमा में दोषमुक्त हो गया, कुछ भी हो गया है, तो किसी भी प्रकार के इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों के विषय में सदन को जानने का अधिकार है। अर्थात ऐसी जानकारियां सीधे सदन के पास भेजी जाती, सदन को दी जाती। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, वह सदन की आलोचना करता है या सदन के सदस्यों की मर्यादा भंग करता है या सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के को भंग करने का प्रयत्न करता है, अर्थात अगर वह सदन की अवमानना करता है किसी भी रूप में। हालांकि सदन की अवमानना क्या है ये सब कहीं डिफाइंड नहीं है, ये सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सदन की अवमानना यदि की जाती है, अर्थात सदन की गरिमा के विरुद्ध कोई आचरण किया जाता है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, या कोई भी व्यक्ति अगर सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के प्रति सम्मान नहीं प्रदर्शित करता, असम्मान प्रदर्शित करता है, अर्थात सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों को भंग करता है, तो सदन की अवमानना के संबंध में या विशेषाधिकार भंग की दशा में सदन को ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सदन का सदस्य नहीं है उसे भी दंडित करने का अधिकार है, उसे भी पनिशमेंट देने का अधिकार है। अब कब कब कैसे कैसे माना जाएगा ये सारी बातें, ये बहुत क्लैरिफाइड नहीं है, ये सब कुछ अस्पष्ट। ये सारे अधिकार सामूहिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, कलेक्टिव विशेषाधिकार की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार दोनों को मिला करके संसदीय विशेषाधिकार का निर्माण होता है। हालांकि हमने पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है व्यक्तिगत और सामूहिक, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत और सामूहिक का वर्गीकरण किया गया है। हमने इस वर्गीकरण को आपको अलग अलग समझाया और इस वर्गीकरण में कुछ बातें संविधान में लिखी गई हैं, एक एक बातें बाकी संविधान में नहीं लिखी गई हैं। हमने वो एक एक बात भी आपको बताई, बाकी बातें संविधान में नहीं लिखी हैं, उस पर भी प्रश्न प्री में ऑप्शन में देकर के पूछे जा सकते हैं। तो इसको ये क्लैरिटी आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। हालांकि अगर इसको हमने लिखाया नहीं क्योंकि ये केवल डिस्कशन है, अगर आपको इसे पढ़ना है तो आपके पास जो बुक होंगी आप उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी भी पॉलिटी की बुक है, इंडियन पॉलिटी की बुक है और मैग्रा हिल पब्लिकेशन ने ही पब्लिश की है, तो आप उस बुक में भी इसे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही क्लैरिफाई, बड़े ही स्पष्ट तौर पर मैंने उसको मेंशन किया है, वहाँ पर लिखा है, तो आप उसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार, तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार थे जिनकी हम लोगों ने चर्चा की।
अब इन व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकारों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां विगत वर्षों में उत्पन्न हुई हैं और ये माना जा रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक अर्थात दोनों प्रकार के अर्थात संसदीय विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। यही हमारी समीक्षा के केंद्र में होगा। तो प्री के एग्जाम में सीधे सीधे फैक्ट आदि पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोर्स पर पूछा जा सकता है, संसदीय विशेषाधिकारों पर पूछा जा सकता है, आर्टिकल को काउंट कर सकते हैं, इन सब पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन में संसदीय विशेषाधिकारों की उपयोगिता पर प्रश्न पूछ सकते हैं, महत्व पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। संविधान सभा का दृष्टिकोण क्या था, हमने आपको वो भी बताया। और अब संसदीय विशेषाधिकारों की समीक्षा क्या है, हम लोग उस समीक्षा के विषय में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस समीक्षा पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन। तो समीक्षा में हम लोग इसी बात की चर्चा करते हैं कि कैसे संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, सीमाएं उत्पन्न हुई हैं, कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, इन्हीं सारी बातों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कि विगत वर्षों में संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के अनेकानेक उदाहरण उत्पन्न हुए हैं और यही कारण है कि संसदीय मर्यादाओं को क्षति पहुंची, संसदीय मर्यादाएं क्षतिग्रस्त हुई, संसद की भूमिका सुचारू तरीके से नहीं चलती। इन्हीं सारी बातों को सीमाओं और दुरुपयोग में पॉइंट वाइज हमें मेंशन करना। पहली बात, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान तो की गई है, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता रहा है। सदन में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुआयामीय दृष्टिकोण से चर्चा करने के लिए दी गई, बहुविध प्रकृति की चर्चा करने के लिए दी गई, लेकिन संसद सदस्यों ने इसका समय समय पर दुरुपयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है और अमर्यादित भाषा और अमर्यादित शब्दों के कारण सदन की गरिमा में तीव्र गिरावट उत्पन्न। सदन आलोचना के लिए है, एक सदस्य को दूसरे सदस्य की आलोचना करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आलोचना में मर्यादा होनी चाहिए, आलोचना में मर्यादा होनी चाहिए, वो मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। आप अमर्यादित टिप्पणियां नहीं कर सकते, आलोचना भी मर्यादित तरीके से। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है मर्यादित आलोचना का। सुषमा स्वराज जी सांसद थी, लोकसभा राज्यसभा की सांसद रही और अब नहीं है इस धरती पर, लेकिन संसद में जो उनकी अभिव्यक्तियां थी वो सदैव जीवित रहेंगी, वो याद की जा सकती, किस तरीके से मर्यादित तरीके से वे आलोचनाएं भी करती थी, और यही तरीका है आलोचना का। उन्होंने एक मंत्री पर आरोप लगाया कि मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे सदस्य पर, जो मंत्री भी थे, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनके ऊपर टिप्पणी थी, इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा, तो ऐसा नाम लेना ठीक नहीं है सार्वजनिक रूप में। तो उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गालियां दे देते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे, इस बात को कहा कैसे सदन में, मैं आपको वो अभिव्यक्ति बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं ये मंत्री महोदय, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके विरुद्ध टिप्पणी है, मंत्री महोदय ने सदन में कुछ शब्दों का प्रयोग किया और मैं उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाई। मैंने बहुत सारी डिक्शनरियां तलाशी, लेकिन मुझे उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ पता नहीं चला। मेरे लिए बड़ी दुविधा का प्रश्न था कि मैं उसका अर्थ कैसे समझूं। इसलिए मैं लाइब्रेरी गई, बहुत सारी किताबें मैंने पलटी, उल्टी पलटी, और डिक्शनरी मैंने पलटी, लेकिन मुझे उन शब्दों का अर्थ नहीं मिला कहीं भी। तो लाइब्रेरियन ने मुझसे पूछा कि मैम क्या ढूंढ रही है, क्यों परेशान है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो मिस्टर एक्स हैं, मैंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता सार्वजनिक रूप से, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है और मुझे उनके अर्थ नहीं समझ में आ रहे हैं। तो लाइब्रेरियन ने कहा, अच्छा इतनी सी बात है मैम, एक नई बुक आई है,
उसमें आपको वो सारे शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। तो लाइब्रेरियन ने वो किताब मुझे दी। सुषमा स्वराज जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, लाइब्रेरियन ने मुझे वो किताब दी। उस किताब का नाम था थाउजेंड्स एब्यूजेस, यानी हजार गालियाँ उसका हिंदी में अर्थ हुआ हजार गालियाँ, थाउजेंड्स एब्यूजेस। और अध्यक्ष महोदय, ये आश्चर्य की बात थी कि ये मंत्री महोदय जितने शब्दों का प्रयोग करते थे, जब मैं वो बुक लेकर के आई तो मुझे सारे शब्द उसमें मिलने लगे, सारे शब्दों के अर्थ मुझे पता चलने लगे। अब मुझे सदन में जब ये बोलते थे तो मुझे इनको सुनने में और समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों के बाद फिर स्थितियां गंभीर हो गई। ये कुछ ऐसे नए शब्दों का प्रयोग करने लगे जिनके अर्थ फिर मुझे पता नहीं थे। मैं फिर से लाइब्रेरी गई। मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि जो डिक्शनरी आपने दी थी कुछ समय तक तो मुझे समझ में आया, लेकिन अब वो मंत्री महोदय अब वो नए शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, मुझे उन शब्दों का अर्थ नहीं पता है और ये इस डिक्शनरी में लिखा भी नहीं है। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि मैडम, अपडेटेड वर्जन आ गया है बुक का नया संस्करण आ गया है और उस नए संस्करण का नाम है थाउजेंड्स मोर अब्यूजेस, हजार और गालियां और जब मैं वो बुक लेकर के आई तो अब जिन शब्दों का ये प्रयोग करते हैं, अब मुझे सारे शब्द समझ में आते हैं, इनकी कही गई बात समझ में आती है, बातों का भाव समझ में आता है। देखिए, उनको सीधे से ये बात कहनी थी कि ये गाली देते हैं, उनको सीधे से ये कहना था कि ये भद्दी भाषा का प्रयोग करता है ये आदमी, सदन में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा सीधे आक्षेप नहीं किया, बात उन्होंने वही कही, लेकिन बड़े मर्यादित तरीके, बड़े साहित्यिक तरीके से। ये सदन की अभिव्यक्ति की गरिमा है। सदन ऐसी अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है, संसद ऐसी अभिव्यक्तियों के लिए जानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण बड़े छोटे थे, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जब सदन में ऐसी अभिव्यक्तियां दी जाती रही हैं और सदन इसी तरीके से मर्यादित अभिव्यक्तियों से अपनी मर्यादा और खूबसूरती में चार चांद लगाता रहा है। तो संसद में ऐसी खूबसूरत चर्चाएं भी हुई हैं, ऐसी प्रभावी चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब ऐसे लक्षण बेहद कम हैं, अब ऐसे उदाहरण बेहद कम हैं। अब अधिकांश उदाहरण अमर्यादित आचरण के हैं, अमर्यादित शब्दों के हैं और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। गालियां दी जाती हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंतर बस इतना होता है कि स्पीकर कह देता है कि भाई इसको कार्यवाही से हटा दिया जाए, क्योंकि सदन की कार्यवाही नोट होती रहती है, रिकॉर्ड भी होती रहती है। तो नोटिंग में वो शब्द हट जाते हैं जो गालियां दी गई होती हैं। जब आप सुन रहे होते हैं टेलीविज़न पर उस व्यक्ति का भाषण सदन में दिया गया, तो सदन में भाषण देते देते अचानक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बीप। फिर इसके बाद वो व्यक्ति बोलने लगता है। तो बीप का मतलब है कि दे दी गाली उसने, दे दी गाली उसने, क्योंकि कार्यवाही से उसे डिलीट कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, कार्यवाही से उसे निकाल दिया गया। स्पीकर ने कहा भाई इसको कार्यवाही से निकाल दो। तो वो रिकॉर्ड नहीं है, वो कच्चे फॉर्म में तो रिकॉर्ड है ही है, हमारे और आपके लिए रिकॉर्ड नहीं है, हमारे और आपके लिए नोटेड नहीं है, नोट नहीं की गई है, लेकिन उसने गाली दी। और इस तरीके की कार्यवाहियाँ हम लोग अक्सर सुनते और देखते हैं। बीप वाली हम लोग ध्वनि अक्सर सुनते हैं टेलीविज़न में, जब किसी भी संसद सदस्य की बाइट सुनाई जाती है, उसने संसद में इस तरीके की बात कही। चिंता की बात है, ऐसे अमर्यादित आचरण के लिए नहीं भेजा जाता। ये संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी बात, सदन के सदस्य अमर्यादित तरीके से व्यवहार भी करते नजर आए। अपने स्थान पर खड़े होकर के शोर मचाना, अपने स्थान से वापस आकर के पीठासीन अधिकारी के वेल में आ जाना, पीठासीन अधिकारी के चेयर के पास आ जाना, ये असम्मान है, ये असम्मान है, सदन का असम्मान है। क्योंकि पीठासीन अधिकारी सदन के सम्मान का प्रतीक है, सारे सदस्य सम्मान के प्रतीक हैं। सदन की सम्मान और गरिमा को बनाए रखना प्रत्येक का कर्तव्य है। मंत्री या कोई सदस्य कोई बात कह रहा है तो उसके हाथ से पर्चा छीन लेना, फाड़ देना, पर्चे को लेकर के सदन में उछाल देना, जो नोटिंग की जा रही है उन नोटिंग को उठाना और फाड़ देना या उछाल देना, ये जो
वानरों वाले गुण हैं। ये जो उद्दंड व्यवहार है, ये तो उद्दंड व्यवहार है ना, ये मानवीय व्यवहार की तो श्रेणी में नहीं आता, सभ्य व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता, ये असभ्य व्यवहार है। और इस प्रकार के ऐसे असभ्य व्यवहार का प्रचलन संसद सदस्यों ने विगत वर्षों में दिखाया है। ऐसे अशोभनीय और असभ्य व्यवहार संसद में अब आम सी घटनाएं हो चुकी। दुर्भाग्य की बात यह है कि पीठासीन अधिकारियों को ऐसे संसद सदस्यों को जेल भेज देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। आप किसी विभाग में जाकर के इस तरीके से हंगामा करके आइए, घर नहीं आ पाएंगे, जेल चले जाएंगे। आप पुलिस स्टेशन में जाकर के हंगामा करके चले आइए, न्यायालय में करके हंगामा करके चले आइए, जेल चले जाएंगे। प्राइवेट कंपनी में जाकर के हंगामा करके चले आइए, वो बुलाएगा आपको, पुलिस के साथ भेज देगा। लेकिन संसद में क्या संसद को हमने इस तरीके की छूट हमें देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर संसद के सदस्य इस प्रकार का हंगामा करते हैं, उन्हें भी जेल भेज देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पीठासीन अधिकारियों ने, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापतियों ने, स्पीकर और चेयरमैन ने ऐसी दृढ़ता, ऐसी कठोरता, ऐसे कठोर अनुशासन के अवसर, उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं। अब मैं क्या कहूं, कहावत बहुत बुरी है, लेकिन उस कहावत का शाब्दिक अर्थ नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। जो भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति है, वो था तो नेता ही ना, आया उन्हीं में से है ना, इसलिए वह अपने भाईचारे को बनाए रखता है और सदन की मर्यादा को तार तार करता रहता है। बहुत ज्यादा होता है तो निलंबित कर दिया 2 दिन के लिए, जाओ भाई बाहर आओ, आना मत अंदर, 2 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। क्या मतलब है ऐसी कार्यवाहियों का? जेल भेजिए सीधे। 1 हफ्ते 10 दिन जेल में रहकर आएंगे तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। और जेल में कोई सुविधा मत दीजिए, एक सामान्य कैदी की तरीके से कपड़ा पहना करके रखिए उसे, और वही जेल वाला खाना बना करके दीजिए खाने के लिए। 10 दिन जेल में रहेंगे तो दिमाग की जो गर्मी है, जिसकी वजह से वो सदन में हंगामा करते हैं, वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन दंड देगा कौन? सवाल ये उठता है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कार्यवाही करेगा कौन? पूरे कुएं में तो भांग पड़ी है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं सबके सब। तो सदन के स्पीकर ने और सभापति ने, दोनों ने मिलकर के सदन की कार्यवाही को प्रभावी तरीके से चलाने की केवल कागजी प्रतिबद्धता प्रकट की है, व्यावहारिक नहीं। और मूक दर्शक बने रहते हैं सदन की कार्यवाही में होने वाले हंगामे के लिए। यह बेहद चिंता की बात है। अगली बात, सदन की कार्यवाही में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर व्यवधान डाला जाता है। जब भी सदन की कार्यवाहियां चलती हैं तो हम कहते हैं कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबकी सबके साथ मिलकर है, एक की दूसरे के ऊपर नहीं है आजादी, सबकी सबके साथ मिलकर। इसलिए सदन बातचीत का स्थान है, सदन चर्चा का स्थान है, सदन अपनी बात कहने और दूसरे को सुनने का स्थान है। लेकिन ये सारी बातें शांतिपूर्वक, मर्यादित तरीके से, लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, अनुशासन में की जानी चाहिए। लेकिन सदन में की जाने वाली चर्चा इस तरीके से नहीं होती। सदन में की जाने वाली चर्चा हमेशा अनुशासन को भंग करने वाली होती है। सदन में की जाने वाली चर्चा अमर्यादित अवसरों का प्रदर्शन करने वाली होती है। एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे दल वाले शोर मचाते हैं कि इसको बोलने मत दो। दूसरा बोलता है, उस दल का आदमी बोलना शुरू करता है तो इस दल वाले शोर मचाना शुरू करते हैं कि उसको बोलने मत दो। ये बेहद गलत परंपरा है, ये बेहद गलत परंपरा है। हम जिस संसदीय परंपराओं की ओर जा रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ी के लिए अच्छी नहीं है। हम कैसा आदर्श बनाना चाहते हैं, हम कैसे मानदंड स्थापित करना चाहते हैं, हम कैसा आचरण प्रदर्शित करना चाहते हैं, हम कैसी भूमिका आपके सामने रखना चाहते हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है कि समाज में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, संसद में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसलिए इन सभी प्रकार के आचरणों पर, इन सभी प्रकार की गतिविधियों पर हमें रोक लगानी, हमें प्रतिबंध लगाना। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ने संसद की मर्यादा को भंग किया है और दूसरी ओर संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के प्रश्न को गंभीर बना दिया है। यह सब कुछ केवल इसलिए हो रहा है
क्योंकि संसदीय विशेषाधिकारों का आवरण ढक रखा है उन्होंने। संसदीय विशेषाधिकारों का आवरण ढक रखा है उन्होंने, क्योंकि संसदीय विशेषाधिकारों के नाम पर इस किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए, पैसे के दुरुपयोग के लिए, संसद के दुरुपयोग के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाना बेहद जरूरी। कैसे लगाया जाएगा अंकुश? कैसे इस पर रोक लगाई जाए? क्या उपाय होने चाहिए? हम लोग उन उपायों की चर्चा। पहली बात, संसदीय विशेषाधिकारों को कोडिफाई कर देना चाहिए, संहिताबद्ध कर देना चाहिए। कोडिफाई कर देना चाहिए, संहिताबद्ध कर देना चाहिए। संहिताबद्ध क्या है? नियमों में लिख देना चाहिए क्या क्या अधिकार मिलेंगे, किस सीमा तक मिलेंगे, और अगर उस सीमा का वायलेशन होगा तो दंड भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा। और मेरा मानना है, हालांकि मेरी राय से बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होते क्योंकि मैं क्रांतिकारी बदलाव चाहता हूं इस सिस्टम में। मेरा मानना है कि संसद सदस्यों के ऊपर एक नियामक आयोग बना देना चाहिए। इसको विनियामक आयोग भी कहते हैं, रेगुलेटरी कमीशन बना देना चाहिए। रेगुलेटरी कमीशन बना देना चाहिए। ठीक है, न्यायालय में मुकदमा नहीं जाएगा, लेकिन संसद में, संसद के सदस्यों ने जो बातें कही हैं, जिस तरीके से अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है, जिस तरीके से आचरण का प्रदर्शन किया है, उन सारी बातों की निगरानी रेगुलेटरी कमीशन करेगा। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा। वो केवल सदन की कार्यवाही चलाएगा, वो मॉनिटर जैसा काम करेगा। वो क्लास टीचर जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्लास टीचर जैसा काम कर नहीं पाया। एक क्लास टीचर होता है क्लास में, एक मॉनिटर होता है, जानते हैं आपने, आपके समय में भी रहे होंगे, बच्चे मॉनिटर रहे होंगे, एक क्लास टीचर रहा होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति को जिम्मेदारी केवल मॉनिटर की नहीं है, क्लास टीचर जैसी जिम्मेदारी है कि सदन में अनुशासन बना रहेगा। लेकिन इन्होंने क्लास टीचर जैसी कभी जिम्मेदारी निभाई नहीं, हमेशा मॉनिटर बने रहे ये, क्योंकि उन्हीं में से आते हैं। मॉनिटर भी आप ही में से बनता रहा होगा, जो बच्चे रहे हैं, तो ये भी मॉनिटर जैसे हैं, ये क्लास टीचर बन ही नहीं पाए। लेकिन अब क्लास टीचर की जरूरत है, मॉनिटर की नहीं। और क्लास टीचर की जरूरत है तो क्लास टीचर केवल विनियामक आयोग ही बन सकता है, एक स्वतंत्र विनियामक आयोग। पर हम लोग कभी अलग वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन आते हैं इस पर अलग। अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। भाभा कमेटी ने बहुत पहले रिकमेंडेशन दी थी 1953 में, भारत में भी बने, उस समय नहीं बना, फिलहाल अब बनने शुरू हो गए हैं। जैसे इरडा, ट्राई, सेबी, ये सब विनियामक आयोग हैं। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं इनके पास, और इन्होंने अपने गठन के बाद से भारत में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है जिस क्षेत्र में इनका गठन किया गया। और अमेरिका में भी ये बड़े प्रोमिनेंट रोल निभाते रहे हैं, तो बहुत अच्छे माने जाते हैं विनियामक आयोग। तो विनियामक आयोगों का गठन किया जाना चाहिए, रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, और ये रेगुलेटरी कमीशन ही जो संहिताएं बनाई गई हैं विशेषाधिकारों को लेकर के, उन संहिताओं का पालन सुनिश्चित करेंगे, नियंत्रण करेंगे, निगरानी करेंगे, संचालित करेंगे, और अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ की है तो उन्हें दंड देंगे, क्योंकि निष्पक्ष होंगे, इसलिए बेहतर दंड मिलेगा। दंड मिलेगा तो संसद सदस्यों के आचरण में सुधार आएगा, बेहद जरूरी। हालांकि कोडिफाई करने को लेकर के हमने पहले भी बताया कि मुश्किलें रही हैं। कोडिफिकेशन को लेकर के जब न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, कोडिफाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोडिफाई करेंगे तो न्यायालय में मुकदमे भी हो सकता है ज़्यादा आने लगे, क्योंकि तब हर चीज़ नियमों में लिख दी जाएगी। अभी तो सब कुछ अस्पष्ट है, धुंधला सा बादल है, धुंधला सा बादल है, उसी में से प्रकाश की एक एक किरण बीच बीच में झांकती रहती है संसदीय विशेषाधिकारों के रूप में। लेकिन जब कोडिफाई हो जाएंगे तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो कोई भी आदमी मुकदमा कर सकता है, देखो इन्होंने नुकसान किया, देश का नुकसान किया, देखो इन्होंने संसद का नुकसान किया। अभी है सब कुछ अस्पष्ट है, धुंधला सा है, किसी को कुछ पता ही नहीं, लोग क्लेम ही नहीं कर सकते, हम आप उनके ऊपर कंप्लेन ही नहीं कर सकते, तो न्यायालय के ऊपर मुकदमे भी नहीं आएंगे। तो ये हुआ कि कोडिफाई न करना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे इनका जो साम्राज्य है निरंकुश, वो जीवित रहेगा। महाराजा मर गए,
नए महाराजा चिरायु हों। तो इस प्रकार का जो साम्राज्य है वो इनका जीवित रहेगा। तो कोडिफिकेशन पर कभी सहमति नहीं बनी। संविधान निर्माताओं ने आगे आने वाली सरकारों पर छोड़ा था कि जैसे जैसे प्रैक्टिसेस डेवलप होंगे उन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए कभी कोडिफिकेशन कर लिया जाएगा, लेकिन कौन करेगा, सवाल ये है। तो जब अच्छे राजनेताओं की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तभी कोडिफिकेशन होगा। जब तक अच्छे राजनेताओं की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो कोडिफिकेशन नहीं, संहिताबद्ध नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया था और उसने अपनी 4th रिपोर्ट दी थी शासन में नैतिकता पर लेकर के, एथिक्स इन गवर्नेंस को लेकर के। तो एथिक्स इन गवर्नेंस में उसने ये बताया कि राजनेताओं के लिए भी नैतिक संहिता होनी चाहिए, नैतिक संहिता बननी चाहिए, आचरण संहिता बननी चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनने चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है नैतिकता के नियम, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सच्चरित्रता, ये चरित्र के गुणों से संबंधित है, नैतिकता के नियम। आचरण संहिता भूमिका से संबंधित है, जो जिम्मेदारियां वो निभाते हैं उन जिम्मेदारियों से संबंधित है। ये भूमिका से संबंधित नैतिकता के नियम हैं। और नैतिक संहिता ये चरित्र और व्यक्तित्व से संबंधित नैतिकता के नियम हैं। तो नैतिक संहिता बनाई जाए, कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाए और कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए राजनेताओं के लिए। केवल बनाया ही ना जाए बल्कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का कठोर पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नेताओं के लिए ना तो कोड ऑफ एथिक्स है ना तो कोड ऑफ कंडक्ट है, दोनों नहीं। दोनों बनाया जाना बहुत जरूरी है हमारे देश में, और दोनों का कठोर पालन करने की कठोर पालन करवाने की जिम्मेदारी, फिर से मैं कहूँगा, इसी विनियामक आयोग को दे दी जाए जो बनाया जाए, रेगुलेटरी कमीशन को दे दिया जाए जो बनाया जाए। इसकी जिम्मेदारी कदापि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को ना सौंपी जाए। ये जिम्मेदारियां विनियामक संस्था को दे दी जाएं, जिससे कि हम आप भी कंप्लेन कर सकें अगर ये नैतिक संहिता और आचरण संहिता का कोई वायलेशन करें तो, कोई उल्लंघन करें तो नैतिक संहिता और आचरण संहिता सुधार में बदलाव लाना चाहिए। अगली बात, जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों की भूमिका में सुधार होना चाहिए। हमने देखा कि विगत वर्षों में तेजी से राजनीतिक पतन हुआ है, राजनीतिक अनुशासन का पतन हुआ है, राजनीतिक नैतिकता का पतन हुआ है। इसलिए राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक अनुशासन को राजनीतिक दलों में बढ़ाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह भी अनुभव किया गया कि इस देश में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। और मजेदार बात यह है कि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल हैं, तो बिना लोकतंत्र के लोकतंत्र में भूमिका निभाए जा रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिन राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं, वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में भागीदार होते हैं। और जनता इतनी अजागरूक है कि ऐसे राजनीतिक दलों को जो स्वयं आंतरिक लोकतंत्र की मर्यादा से विचलित हैं, जो आंतरिक लोकतंत्र को संरक्षण नहीं देते, ऐसे राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचा देते हैं। तो कठोर सुधार होने चाहिए। जिन राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना संगठन बनाने का अधिकार है, तो राजनीतिक दल बनाए जा सकते हैं जिनमें आंतरिक लोकतंत्र ना हो। लेकिन यह तो किया जा सकता है कि जिन राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र ना हो, उन राजनीतिक दलों को इस देश में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये कानून बनना चाहिए। केवल वही दल इस देश में चुनाव में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे जिन दलों में आंतरिक लोकतंत्र होगा। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है, आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि अगर आप उस राजनीतिक दल के सपोर्टर हैं और आप उस राजनीतिक दल की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहें, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी हो कि आप उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष बन सकें। यह होगा आंतरिक लोकतंत्र। क्या आज के अधिकांश राजनीतिक दलों में ऐसा है? नहीं है। एक परिवार, एक वंश कुंडली मार के बैठा है राजनीतिक दल पर।
उसी परिवार का व्यक्ति उस राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनेगा, वही उसी परिवार का व्यक्ति उस पूरे राजनीतिक दल की भूमिका का कर्णधार बनेगा। नए महाराजा चिरायु हों, बहुत अच्छी बात कही थी लोकसभा सदस्य ने, गलत बात नहीं की थी। नए महाराजा चिरायु हैं, नए महाराजा हैं। राजशाही और जागीरदारी जिसको हमने स्वतंत्रता के पहले तिरोहित कर दिया, जिसको हमने समाप्त करने की वचनबद्धता प्रकट की, वो राजनीतिक दलों के रूप में नए रूप में पुष्पित पल्लवित हो चुकी है, वो राजनीतिक दलों के रूप में नए रूप में जन्म ले चुकी है। इसलिए ऐसे राजनीतिक दलों को भी नेस्तनाबूद करना होगा, उन्हें तिरोहित करना होगा, उन्हें समाप्त करना होगा, जो इस देश में आंतरिक लोकतंत्र को संरक्षण नहीं देते, प्रोत्साहन नहीं देते। इसलिए ऐसे राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी निभाने से प्रतिबंधित करने का कानून बनाना होगा, क्योंकि वो लोकतंत्र की कीमत नहीं समझते, वो लोकतंत्र का महत्व नहीं समझते, वो हमारे और आपके पैसे की कीमत नहीं समझते, वो टैक्स पेयर के पैसे की कीमत नहीं समझते, क्योंकि राजशाही मानसिकता वाले हैं ना। नए महाराजा चिरायु हों, राजशाही मानसिकता वाले हैं, जमींदारी मानसिकता वाले हैं, सामंती मानसिकता वाले हैं, नए महाराजा चिरायु हों। इसलिए वो टैक्स पेयर की कीमत, पैसे की कीमत नहीं समझते, वो समय की कीमत नहीं समझते, क्योंकि सामंत और जागीरदार भी नहीं समझता था। इसलिए आंतरिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनता के बीच जागरूकता विकसित करनी होगी। कब ये नए महाराजा चिरायु नहीं रह जाएंगे? ये नए महाराजा चिरायु तब नहीं रह जाएंगे जब हम और आप जागरूक होंगे। हम और आप ऐसे राजनीतिक दलों को चुनेंगे, ऐसे राजनीतिक दलों के सदस्यों को चुनेंगे जो स्वयं लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादाओं, मान्यताओं, परंपराओं से युक्त हों। जो लोकतांत्रिक मूल्यों से समृद्ध नहीं है, उसको हम इस लोकतांत्रिक परिवेश में अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुन सकते हैं? कदापि नहीं चुन सकते। इसलिए यह जागरूकता हमको और आपको प्रदर्शित करनी होगी। यह बेहद चिंता की बात है, यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में ऐसे राजनीतिक दल जो स्वयं अलोकतांत्रिक हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के नेता जो स्वयं अलोकतांत्रिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देने वाले हैं, ऐसे राजनीतिक दल के नेता जो महाराजाशाही, सामंती, जागीरदारी, जमींदारी प्रथा जैसी व्यवस्था को राजनीतिक दल के नाम पर चला रहे हैं, जीवित कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को करोड़ों करोड़ों लोगों का समर्थन हासिल है। हमारी चिंतन को भी पछुआई मार गई है, हमारे चिंतन को भी पछुआई मार गई है। ये बेहद चिंता की बात है। जागरूकता की अलख जगानी पड़ेगी, जागरूकता की ज्योति जगानी पड़ेगी। एक एक नागरिक को जागरूक बनाना पड़ेगा, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के विषय में जागरूक बनाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित करनी पड़ेगी। और जब इस प्रकार की समझ का विस्तार होगा, तब सही अर्थों में लोकतंत्र भारत में आ पाएगा। अभी जो भारत का लोकतंत्र है वो आधा अधूरा है। वैश्विक स्तर पर कहने के लिए हम भले ही कहें कि भारत का लोकतंत्र सफल है, कहाँ सफल है? इन आधारों पर लोकतंत्र सफल है? जमींदारी और जागीरदारी मानसिकता वाले लोग शासन सत्ता में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन कर के बैठा करते रहे हैं और बैठ रहे हैं, इसे लोकतंत्र की सफलता कहेंगे? कदापि नहीं। इसलिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता का विस्तार करना पड़ेगा। और जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी, लोगों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग भी नहीं रुकेगा। संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र को हम बड़े पैमाने पर सफल भी नहीं कह सकते। तो संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए हमको और आपको भी पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी जागरूक बनना पड़ेगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों में से अंतिम बात, इस देश में जवाबदेही कानून बनना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लॉ बनना चाहिए। और संसद के सदस्यों की हमारे और आपके प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए। एमपी लैड का पैसा उन्हें मिलता है 5 करोड़ प्रतिवर्ष, 25 करोड़ रुपए उन्हें 5 साल में मिल जाते हैं। क्या किया उन्होंने? इसका सोशल ऑडिट कराया जाना चाहिए, इसका सामाजिक लेखा परीक्षण होना, और सोशल ऑडिट के माध्यम से एक एक रुपए की जानकारी हमारे और आपके सामने पब्लिश होनी चाहिए। नया इलेक्शन होने से पहले, नया इलेक्शन होने से पहले ये सारी जानकारियां हमारे और आपके सामने पब्लिश होनी चाहिए।
ये है अकाउंटेबिलिटी लॉ। और भी ऐसी बहुत सारी बातें अकाउंटेबिलिटी लॉ में, बहुत सारे विचार हैं मेरे पास इस अकाउंटेबिलिटी लॉ को लेकर के। मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, अकाउंटेबिलिटी लॉ पर ही 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जवाबदेही कानून होना चाहिए इस देश में, जिससे कि संसद के सदस्यों की प्रत्येक गतिविधियों के लिए संसद सदस्यों को हमारे और आपके सामने यानी जनता के सामने जवाबदेह बनाया जाए। जब इस प्रकार के व्यापक सुधार किए जाएंगे तो इन सुधारों के बाद संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पहल की जा सकती है। जब तक इस प्रकार के सुधार नहीं होंगे, संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कभी रुकेगा भी नहीं, यह भी निश्चित होगा। तो ये संसदीय विशेषाधिकारों के विषय में एक समग्र सी चर्चा है। कठोर के उपाय, बड़े सुधार, जो मैंने सुधार के उपाय बताए हैं वो बेहद कठोर हैं, लेकिन यह भी तय है कि कठोर सुधारों के बिना, कठोर उपायों के बिना कभी सुधार होते भी नहीं। अनुशासन और सुधार हमेशा कठोर कदमों की मांग करता है। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो क्या लचीले तरीके से मिलेगी? कभी नहीं। लोग नौकरी छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, लोग 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तब सफल होते हैं। अन्यथा सामान्य तरीके से सफलता नहीं मिलती। तो किसी भी व्यवस्था को पाने के लिए ओलंपियंस को देखिए, हमारे कितनी कड़ी मेहनत करते हैं सुबह से उठ करके खेलने के लिए, तरह तरह की मर्यादाओं अनुशासन में जीवन जीते हैं, तब जाकर के एक मेडल तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो सुधार के कदम भी कठोर ही होंगे। बिना कठोर कदमों के सुधार नहीं आता, बिना कठोर उपायों के किसी भी व्यवस्था में अनुशासन नहीं आता। इसलिए सुधार के ये कठोर उपाय लागू करने ही होंगे। तो ये चर्चा थी संसदीय विशेषाधिकारों की। उम्मीद है सारा एस्पेक्ट, सारा डायमेंशन क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत सारी बातें जो मैंने बताई, कुछ बातें लिखने वाली हैं, कुछ बातें समझने वाली हैं, हर बात लिखने वाली नहीं है, क्योंकि कभी कभी टिप्पणियाँ काफ़ी कठोर थी, मजबूरी है, क्योंकि बिना उस कठोरता के आप समझेंगे नहीं। आपके दिमाग में आपके दिमाग के का जो चिंतन है वो झंझावातों से ग्रस्त नहीं होगा। उसमें कंपन उत्पन्न होना चाहिए, वाइब्रेशन उत्पन्न होना चाहिए कि हाँ, ये सुधार कठोर होने चाहिए। तो ये संपूर्ण चर्चा थी। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे।